ओके। वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग लास्ट में दो क्वेश्चन को किए थे, एक 27 किए थे और तो नहीं, एक ऊपर में किए थे। तो देखते हैं आज करते हैं। एक 31 यहाँ पे हम रखे हुए हैं। 31 को बाइलिनियर फॉर्म में, बाइलिनियर फॉर्म देखिए पढ़ाए नहीं है इस बार, लेकिन प्रीवियस में भी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जैसा ही होता है, बस इसमें क्वाड्रेटिक में एक्स टी ए एक्स होता है, इसमें एक्स टी वाई होता है। और आपके जो ए है मैट्रिक्स, वो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स ही कहलाते हैं। थोड़ा सा चेंजेस वगैरह है, बट कोई नहीं, हम वो चीज़ें समझा देते हैं, क्वेश्चन के साथ ही कर लेंगे। ठीक है, उसका लिख देते हैं पहले। अच्छा, बाइलिनियर फॉर्म किसने किसने पढ़ा है? कोई है पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हैं? खुद से हो? पिछली बार हम क्वाड्रेटिक के साथ थोड़ा बताए थे, लेकिन पढ़ाए नहीं है प्रॉपरली, इस बार भी नहीं पढ़ाए हैं, मौका ही नहीं मिला अभी तक। सी एस एन नेट, ये कब का है? फरवरी, ओके, 2025 यानी दिसंबर वाले एग्जाम के लिए है ना। चलिए, तो किसी ने पढ़ा है किसी ने नहीं पढ़ा है, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को समझाते हुए ही आपको बताएंगे, ताकि बहुत ज़्यादा आपको माथापच्ची ना हो। जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं? बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म जैसे हम लोग लिखते हैं क्यू एक्स, तो इसको लिखते हैं ऐसा एक्स टी ए एक्स। और ये जो मेरा होता है वो होते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है। ऐसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब बाइलिनियर फॉर्म में क्या होता है ना, बाइलिनियर में यहाँ पे हम लोग बी से नोटेशन रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक एज यहाँ पे लिखा है बी एक्स वाई, बी एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा, एक्स इसका मतलब कैपिटल एक्स जैसा यहाँ पे है, और वाई मतलब कैपिटल वाई जैसा मानिएगा। ठीक है, जैसे कि लाइक एस बी कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई। कैपिटल एक्स अपने आप में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आर फोर का एलिमेंट है, दैट इज कॉलम वेक्टर है ये भी एक कॉलम वेक्टर ही है, या कॉलम मैट्रिक्स ही है, जिसे आप ऐसे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो होता है फॉर्म, ये लिखता है आपका एक्स ए वाई, एक्स ए वाई, या यू कहें, या अब इसे ऐसा लिख सकते हो थोड़ा सा, एक्स कॉमा वाई, ये आपका लिखाएगा एक्स ए वाई। यहाँ फर्क है, इसमें एक्स टी ए एक्स होते हैं, यहाँ पे एक्स ए वाई जैसा दिखेगा आपको। क्लियर है? एक्स ए वाई जैसा दिखेगा। एक्स तो डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं जाएगा क्योंकि कॉलम वेक्टर है ना, तो आपको इसे उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, बेसिकली उसका क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज। तो एक्स टी ए वाई कर दीजिए, ऐसा करके एक्स टी ए वाई कर दीजिए। ठीक है, इसमें जो ए मैट्रिक्स है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, लेकिन ये सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक होता है, यहाँ पे सिमेट्रिसिटी आवश्यक नहीं है। ये आपके हो गए बाइलिनियर फॉर्म। ठीक, थोड़ा सा हम बता रहे हैं, प्रॉपरली नहीं। अब इसमें देखिए, अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म का हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, हम अच्छे से समझाए भी थे कि हम लोग कोफिशिएंट लेते हैं एक्स वन वन, दैट इज एक्स वन का स्क्वायर, एक्स वन एक्स थ्री रो वाइज, फिर एक्स वन एक्स टू का कोफिशिएंट। लेकिन यहाँ पे वैसा सीन नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर हम चार भी टर्म है, तो वहां पे हम लोग टू बाई टू का मैट्रिक्स जैसा बनेगा, बट यहाँ जो मैट्रिक्स बनेंगे वो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, जो यहाँ पे ये है मैट्रिक्स है बाइलिनियर फॉर्म का, ठीक है, वो फोर बाई फोर का बनेगा। अब जो ये है एक्स वन एक्स थ्री का कोफिशियंट, या एक्स टू एक्स फोर का कोफिशियंट, या एक्स थ्री एक्स वन का कोफिशियंट, तो इस कोफिशियंट को हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट से कंपेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। लाइक एज कि आपको जो यहाँ पे बोला जाता है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है बाइलिनियर फॉर्म का विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस। तो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस क्या होता है? ऑर्डर बेसिस मैटर करता है, बेसिस है, लेकिन बेसिस में भी क्या बोल रहा है? ऑर्डर्ड बेसिस, ऑर्डर्ड बेसिस। ऑर्डर बेसिस के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनता है ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, तो ऑर्डर बेसिस में आप क्या कर सकते हो, बेसिस का ऑर्डर को चेंज नहीं कीजिएगा, चेंज कीजिएगा कोरस्पोंडिंग टू मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं ऑर्डर बेसिस एस नाम देते हैं, क्या हो जाएगा, जैसे लाइक एज ई वन ई टू
E3 E4 ऐसा करके। वेर वेर जो ई आई है ये बेसिकली होता है 0 0 डॉट डॉट डॉट, कहीं आई वाले पोजीशन i-1 में भी 0 होगा, और आई वाले में ये आ जाएंगे 1, और फिर वापस से आपके 0 0 इस तरह से। तो ये लिखना सही नहीं है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब इस तरह से समझिए, E1 इक्वल टू R4 में है ना, तो 1 0 0 0 इस तरह से समझिए। ठीक है। E2 इक्वल टू 0 1 0 0। ठीक है। E3 इक्वल टू 0 0 0 1, एंड E4 इक्वल टू 0, सॉरी 3 में थर्ड पोजीशन में 1 होगा, फोर्थ में 0, और यहाँ पे हो जाएंगे ऐसा। ठीक है। ये हो गए लाइक एज कि जिस भी आई में जाएगा वो वहां पे आपके 1 होंगे, रेस्ट ऑफ द आपका क्या हो जाएगा, हम्म रेस्ट ऑफ द आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएंगे। ठीक है। हाँ। ओके, क्लियर। चलिए, तो थोड़ा हम इसलिए समझा रहे हैं कि बाइलिनियर फॉर्म से अगर आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से बहुत हद तक आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा, हो सकता है आप एग्जाम में बना भी दो, और ये बहुत टफ नहीं होता है। तो अब आते हैं यहाँ पे, तो ए मैट्रिक्स निकालना है, तो ए मैट्रिक्स का जैसे एलिमेंट का है ना, हम ऐसा लिख देते हैं, अगर ए मैट्रिक्स आपका है यहाँ पे, ए आई जे लिख रहे हैं, कितने सारे हैं, अगर आप देखो 4 तक गया है ना, R4 का है तो ये 4/4 का बनेगा, Rn का है तो n/n के बनेंगे, इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये ग्रीन नहीं दिख रहा है ना, अरे यार ग्रीन नहीं दिख रहा ना, इसे चेंज करते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ठीक, ये दिख रहा है, हाँ। ओके। हाँ 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 हाँ, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा इसको समझा के कि ए आई जे क्या है, दिस इज नथिंग बट कोफिशियंट ऑफ ए आई जे इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स आई वाई जे, ऐसा मानिए, एक्स आई वाई जे, ए आई जे इज नथिंग बट कोफिशियंट ऑफ एक्स आई वाई जे। ठीक है। तो एक्स आई वाई जे, अब यहाँ से समझ में आ रहा है, और जो रेस्ट ऑफ द नहीं है, जैसे कि मुझे यहाँ पे A11 चाहिए, तो कोफिशियंट ऑफ यहाँ पे x1 और y1, अब x1 y1 अगर नहीं है यहाँ, इसका मतलब उसका कोफिशियंट 0, क्योंकि 0 इंटू x1 y1 तो लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही है। ये हो गया डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स आई वाई जे लिखे, तभी स्टैंडर्ड बेसिस के अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स बनता है, स्टैंडर्ड बेसिस। अब ये क्या है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग करते हैं ऑर्डर्ड बेसिस। ठीक है। तो ऑर्डर बेसिस वगैरह जो होता है वहीं से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, उसको लेके हम लोग बनाते हैं। तो खैर छोड़िए, उस पर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे समझ पा रहे हैं, तो डायरेक्ट मुझे बताइए तो ये मैट्रिक्स कैसा होगा, अगर यहाँ तक भी समझ में आया तो। 4/4 के होंगे। तो पहला A11 है, वहां पे नहीं है, x1 y1 है कहीं, x1 y1 नहीं है। आपको किसका किसका कोफिशिएंट मिल जाएगा, ये मिल जाएंगे a, यहाँ पे मिल जाएंगे A13, फिर मिल जाएंगे 24, फिर मिल जाएंगे 31, फिर मिल जाएंगे 42, रेस्ट ऑफ द 0। तो 110 120 13 में कितना कोफिशिएंट 1, 14, 14 भी 0, 210 22 भी 0 है, 23 भी 0 है, 24 है 1, 31 है -1, सॉरी 31 -1। ओके। 32 0, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 41 नहीं है, 42 भी -1 है, 43, 43 बता दीजिए, 430 440, ये हो गया आपका मैट्रिक्स 4/4। 4/4। अब अगर इसको आप गौर से देखो, अगर आप ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स पढ़े हो, तो कम से कम अगर ब्लॉक डायगोनल ही हम पढ़ाएं, ब्लॉक मैट्रिक्स तो पूरा नहीं पढ़ाए हैं, तो अगर ब्लॉक डायगोनल भी पढ़े हो तो आप इसे ना एज ए ब्लॉक मैट्रिक्स जैसा बना सकते हो, भले ये ब्लॉक डायगोनल में नहीं है, क्योंकि वहां पे डायगोनल में रहते हैं आपके मैट्रिक्स, रेस्ट ऑफ द आपके नल मैट्रिक्स होते हैं, सुटेबल ऑर्डर के नल मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ उल्टा है। बट कोई नहीं, इसके भी प्रॉपर्टीज होते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ने से टाइम लगता है, लेकिन उसमें चीजें क्लियर होती है। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, समझिएगा थोड़ा सा, फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे। ये नल मैट्रिक्स, यहाँ पे आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे आपके माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये नल।
आप चाहो तो इतना नहीं करना चाहो मत कीजिए, कोई इशू नहीं है। हम ये समझा रहे हैं कि समटाइम्स बड़े मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वगैरह कैसे निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन आपके डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है ना। अब इसको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। आप 4x4 के लिए क्यों मेहनत करोगे, ये आपके ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट अगर आपको ए का चाहिए ना, डिटर्मिनेंट अगर आपको ए का चाहिए, तो सिंपल सा इन दोनों का डिटर्मिनेंट ले लीजिए। किसका, तो डिटर्मिनेंट हो गया जीरो नल मैट्रिक्स इंटू नल मैट्रिक्स, और माइनस आइडेंटिटी इंटू माइनस ऑफ आइडेंटिटी। इस तरीके से आप कर सकते हैं, आइडेंटिटी इंटू माइनस ऑफ आइडेंटिटी, तो हो गया नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स माइनस माइनस प्लस, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी हो गया आइडेंटिटी। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स सीधे सीधे 1। ये कैसे कहाँ से लिखे, आप इसे ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है, लाइक है इसकी नल मैट्रिक्स, यहाँ पे बी ले लेते हैं या सी ले लेते हैं, नल मैट्रिक्स है, तो देन आप लिख सकते हो, वी कैन say that determinant of A equal to determinant of minus BC या CB। माइनस क्यों, नल मैट्रिक्स तो नल, जैसे हम लोग लिखते हैं ना ए बी सी डी, तो ए डी माइनस बी सी इस तरह से करके, बस वही वाली बात है। यहाँ पे एलिमेंट ना होके मैट्रिक्स है, ये एलिमेंट ना होके मैट्रिक्स। अगर ए है आपके, अब मान लेते हैं ये n बाई एन के हैं, तो माइनस लगा हुआ ये बाहर आएगा, तो -1 to the power n हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप कर सकते हो। इसके ये डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ए का आ गया 1, डिटर्मिनेंट ए का कितना आ गया 1, तो 1 से आप डिटर्मिनेंट ए 0, सॉरी ये तो गलत हो गया दोनों, अब -1, ये खत्म हो गया। अब क्या कहता है तीसरा, एक्स एक्स करने पे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा। तो कहता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है ना, जीरो नहीं होगा फॉर ऑल एक्स के लिए, क्योंकि जब एक्स और वाई सेम कर दोगे तो बाइलिनियर फॉर्म ही आपके क्वाड्रेटिक बन जाएंगे। दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ बाइलिनियर, ठीक है ना। बस यहाँ पे R4 टू R4 है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होता है ना, वो मैपिंग होता है R4 टू सीधे सीधे R जाएगा, अब बाइलिनियर में ऑर्डर पेयर में जाएगा। यहाँ भी ऑर्डर पेयर टाइप से है, लेकिन x एक ही को है, एक ही से काम चल जाएगा, दोनों साइड वही है। तो अगर आप x बराबर y करते हो, बेसिकली यहाँ पे वही दिया है, बेसिकली आपको यहाँ पे वही दिया है x बराबर y। तो थर्ड ऑप्शन के लिए आते हैं, थर्ड ऑप्शन के लिए x इक्वल टू वाई में, सी ऑप्शन के लिए तो कितना हो जाएगा बोलो, बी एक्स एक्स ही लिखते हैं हम लोग, बी एक्स एक्स, बोलो कितना हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जब दो मैट्रिक्स आपके जब दो मैट्रिक्स, एक सेकेंड, सिलेक्ट क्यों हो जाता है बार बार, हाँ अब नहीं हुआ। जब दो मैट्रिक्स आपके सेम है, वो एक्स और वाई, दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर, वाई भी कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर, ठीक है, सेम है, तो उसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब x1 बराबर x2, y1 बराबर y2, इस तरह से। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके x1 x3, फिर आ जाएंगे आपके प्लस x2 x4 माइनस x3 x1 माइनस x4 x2। तो अब इसे गौर से देखोगे, गौर से देखोगे तो ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, तो कितना हो गया अल्टीमेटली, जीरो हो गया। आपके ऑप्शंस कहते हैं कि नन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स छोड़ो, अगर हम दोनों को बराबर करते हैं ना, तो ये ऐसे ही जीरो हो गया, ठीक है। तो ये भी ऑप्शंस आपके खत्म। जब तीन ऑप्शन खत्म हो गए, मल्टीपल चॉइस है, तो चौथा ही होना चाहिए, है ना। एग्जाम के लिए तो चौथा को उतना देखने नहीं जाएंगे, जब तीन गलत हो गए तो चौथा होना चाहिए। चौथा क्या कहता है कि x मिलेंगे आपको R4 से, नन जीरो लेना है, देन आपको एटलीस्ट एक y मिलेगा ही जिसमें कि बाइलिनियर फॉर्म नन जीरो हो, एटलीस्ट। अब देखिए इसको समझने के लिए बहुत सारा अलग अलग तरीका है, ठीक है। कोई डायरेक्ट लिख देते हैं कि अच्छा यहाँ पे तो एक नॉन जीरो एक्स के लिए एक वाई मिल जाएगा, जिसमें कि देख ध्यान देना दोनों बराबर नहीं है, देयर एग्जिस्ट में बोलता है, जो कि बाइलिनियर फॉर्म जीरो ना हो, ठीक है, बाइलिनियर फॉर्म क्या हो, जीरो ना हो। अब बाइनरी फॉर्म्स के कोरस्पोंडिंग जो आपने मैट्रिक्स बनाया है ना, विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस बाइलिनियर फॉर्म का, अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो है तो ये फॉर्म जीरो भी हो सकता है, लेकिन ए का डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं है तो बाइलिनियर फॉर्म जो है वो आपके जीरो नहीं होंगे। तो इस टाइप के फॉर्म में हम लोग बोलते हैं ए का डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं है तो बोलते हैं नॉन डिजेनरेट बाइलिनियर फॉर्म। क्या बोलते हैं, नॉन डिजेनरेट बाइलिनियर फॉर्म। आए समझ में, ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
ठीक है, चौथा ऑप्शन के लिए हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 1 है, 0 नहीं है। इसका मतलब जो बी एक्स वाई है बाइलिनियर फॉर्म है, इसे कहेंगे इज नन डिजेनरेट, नन डिजेनरेट बाइलिनियर फॉर्म, बाइलिनियर फॉर्म, नॉन डिजेनरेट बाइलिनियर फॉर्म। और नॉन डिजेनरेट बाइलिनियर फॉर्म में ये आप एक तरह से प्रॉपर्टी समझिए कि नॉन जीरो एक्स के लिए एक नॉन जीरो वाई मिलेगा ही मिलेगा, जिसके लिए आपका बाइलिनियर फॉर्म जीरो नहीं होता है। ठीक है, अगर डिजेनरेट बाइलिनियर फॉर्म होता ना, तो एक एक्स के लिए एक वाई मुझे मिल जाता, जिसके लिए यह जीरो हो जाता। ठीक है, लेकिन नॉन डिजेनरेट के लिए नॉन जीरो हो जाएगा, नन डिजेनरेट के लिए नन जीरो हो जाएगा। कोई कोई डिटर्मिनेंट से बोलता है, कोई कोई क्या कहता है कि यहाँ पे जो ये दिया गया ना, इससे वो निकालता है। तो खैर हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है, इसलिए हम इतना तक कर दिए कि आपको समझ में आया। कुछ डिफरेंसेस कुछ सिमिलरिटीज हम बता दिए क्वाड्रेटिक फॉर्म और बाइलिनियर फॉर्म में, ताकि एग्जाम में अगर आता है, हमेशा टफ क्वेश्चन नहीं रहते हैं, बहुत बार इजी क्वेश्चन भी देते हैं, तो आप बना सकते हो। ठीक है, मल्टीपल चॉइस है, एक ही सही जाएगा। ओके, चलिए, अगर वो नहीं पढ़ाए तो 32 मैथ का है, हाँ मैथ का 32 तो पढ़ाए हैं, बिल्कुल पावर सीरीज है। 32 का आप लोग बता सकते हैं, हम थोड़ा सा आपको टाइमिंग देंगे 3 मिनट। आराम से सोचिए, जिन्होंने भी सीरीज पढ़ा है, पावर सीरीज पढ़ा है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ये सब, तो आप मुझे इसका आंसर बताने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आंसर बताने का ट्राई कीजिएगा। हम आपको दे रहे हैं 3 मिनट, 9:32 हो रहा है, 9:35 तक आराम से सोचिए। पावर सीरीज है ना, ये हो गया आपके ए एन। ठीक है, ये आपके हैं ए एन एक्सन है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जन निकालिए। जो भी रेडियस ऑफ कन्वर्जन होगा स्टैंडर्ड पावर सीरीज है, तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर के लिए होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जन, और ये जो होता है रीजन ऑफ कन्वर्जन। तो रीजन क्या हो जाएंगे, माइनस आर से आर, अगर आर रेडियस ऑफ कन्वर्जन है। अब बाउंड्री पॉइंट पे चेक कर लेंगे, और क्या, तो वो रीजन हो जाएगा। रीजन पता करने से ये पता चल जाएगा कि इसमें सीरीज कन्वर्जेंट होंगे या नहीं होंगे, या ये भी कन्वर्जेंट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो मुझे ऑप्शंस बताना, आपको हम 3 मिनट का टाइमिंग दे रहे हैं, बताइए।
एक का ही आंसर आया अभी तक, दो का आंसर आया, 4। अच्छा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आया? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ई आया सर। ई आया है। जीत, अंशिका ठीक है, ई। अगर ई है तो ये दोनों तो डाइवर्जेंट के लिए चला जाएगा, है ना? तो क्या लास्ट कर ऑप्शन सकते? फोर्थ ही सही होगा सर। हाँ, लास्ट ऑप्शन ही होगा, हम भी थोड़ा सा गलत। देखो अब ये क्वेश्चन इजी है, सेम 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन थोड़ा सा एज कंपेयर बोल सकते हो, अगर पढ़े नहीं है तो थोड़ा टाइम टेकन है, थोड़ा टफ बोल सकती हो। और ऐसे भी बहुत टफ नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शन मेरा गलत हो गया तो चौथा तो सही होगा ही, है ना? अब इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कोफिशिएंट वगैरह कैसे निकालते हैं, लेकिन ये तो इजी है, ये हर कोई बनाएगा। इन द सेंस जिसने भी सीरीज पढ़ा है, पावर सीरीज, वो तो सॉल्व करेंगे इसको। तो ए एन क्या लेंगे, फिर भी हम कर देते हैं, हो सकता है कि आप में से अभी भी बहुत कोई नहीं किए हो, तो n+1 का स्क्वायर पर पावर n स्क्वायर। तो एक काम करो ना, यहाँ पे से n/n+1, n स्क्वायर है तो लो n स्क्वायर, रेशियो टेस्ट रूट टेस्ट कर देते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट के लिए, क्योंकि n/n+1 तो पॉजिटिव है, और इस पर पावर चढ़ गया तुम्हारा, एक n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे कितना, 1/1+1/n⁴ इतना आ गया। और इसका लिमिट कितना चला जाएगा, तो टेंड टू 1/e एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। सो सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट हो गया 1/लिमिट, लिमिट सुप्रीमम भी ले सकते हो बट जरूरत नहीं है ना, रूट टेस्ट से यहाँ पे हो जाएगा 1/1/e, दैट इज हो गया आपके e। इसका मतलब ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट हो गया। सो ये हम लोग बोल सकते हैं, एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर, आर की जगह ई, फॉर कन्वर्जेंट के लिए, फॉर कन्वर्जेंट इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू माइनस ई से ई के लिए, किसके लिए, फॉर कन्वर्जेंट। देखो हम बाउंड्री पॉइंट पे नहीं चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर ई माइनस ई यहाँ होता कुछ तो हम जरूर चेक करते कि अच्छा चलो चेक कर लेते हैं ई या माइनस ई में कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट होंगे, ई या माइनस ई, जैसे ई टू द पावर एन हो गया या माइनस ई टू द पावर एन हो गया, इस पे ये सीरीज जो है ना कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट होंगे, वो हम चेक करते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ई और माइनस ई ऐसा कुछ देता तो, अब तुम सोचो रेडियस ऑफ कन्वर्जन पहला नंबर दिया, गलत हो, अब इस इंटरवल के बाहर जो है ना वो डाइवर्जेंट होगा, इस इंटरवल के बाहर, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं उस चीज को, ठीक है ना? एंड 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 डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट फॉर किसके लिए, एक्स बिलोंग्स टू जैसे माइनस इन्फिनिटी से माइनस ई, यूनियन ई से लेकर इन्फिनिटी। ध्यान देना, हम यहाँ पे ई को क्लोज नहीं किए क्योंकि मुझे नहीं पता, अभी हम चेक नहीं किए ना ई पे कन्वर्जेंट है या नहीं, तो हमने ओपन इंटरवल के लिए कन्वर्जेंट कहा और ओपन इंटरवल के लिए ही डाइवर्जेंट कहा। अभी बाउंड्री को हम छोड़ दिए हैं, बाउंड्री को चेक करने के बाद पता चलेगा। बट ऑप्शन में देखो कहता है कि 5 और 3 ये दोनों ही ई के बाहर है, यानी कि इस जगह पे है, ई से इन्फिनिटी के बीच में 5 3 है, तो इस पे सीरीज क्या हो जाएंगे, डाइवर्जेंट हो जाएंगे, तो ये दोनों गया। अब एक कहता है mod x 1/2, mod x 1/2 कहने का मतलब x बिलोंग्स टू -1/2 से +1/2, जो कि एक सबसेट हो जाएगा माइनस ए से प्लस ए के बीच में। तो जब इस इंटरवल में कन्वर्जेंट तो उसके सब इंटरवल में भी कन्वर्जेंट, दैट इज फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, ठीक है? तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ है नहीं। चलो 32 हो गए। तो ग्रुप सेमेट्रिक ग्रुप, तो ग्रुप तो पढ़ाए नहीं है, यूनिट 2 के हैं ये, है ना? सिमेट्रिक ग्रुप हो गया, S5 परमुटेशन ग्रुप भी बोलते हैं इसको, 5 फैक्टोरियल इसका ऑर्डर होता है वगैरह वगैरह। अल्टरनेटिव ग्रुप है, इसका ऑर्डर 5 फैक्टोरियल, तो खैर ये नहीं पढ़ाए तो छोड़ो इसको। डायहेड्रल ग्रुप होते हैं, DN करके लिखते हैं, ऑर्डर 2n का होता है, तो इसको इग्नोर करते हैं। पा, क्या बोलते हैं, पार्शियल PD, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आप लोग नहीं पढ़े हैं, ना ही अभी पढ़ाना है मुझे, स्टैट्स को फोकस करना है और मैथ्स वाले को कंप्लीट करना है, ठीक है? ओके, ओडी भी नहीं पढ़ा है, ओडी का ये क्वेश्चन है, वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ है, सर सेकंड क्वेश्चन 38 देख लीजिएगा एक बार इंटीग्रेशन का। 38, ये इंटीग्रेशन नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन जैसा है लेकिन सिर्फ इंटीग्रेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है? ये वेरिएशन और पैरामीटर वाला जो है उसमें भी इंक्लूड है ये, एक सेकंड से समझाएंगे, रुक जाओ।
ये इंटीग्रेशन का नहीं है लेकिन, दिस इज लगता है इंटीग्रेशन समथिंग टाइप ऑफ, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं है। ओके, वेट, मुझे तो पहले सोचने दो इसको करना कैसे है, फिर हम बताते हैं। इसमें अगर कोई फार्मूला यूज करना चाहे तो कोई फार्मूला तुम लोग को माइंड में आ रहा है कुछ भी जिसे यूज कर सकते हैं? दिस इज समथिंग लाइक ऑफ इंटीग्रेशन। x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x2, जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना इंटीग्रेशन में ही, जब मल्टीपल टाइम्स करते हैं एन टाइम इंटीग्रल वॉल्यूम के बाद, एग्जाम में पढ़ाए थे, वहाँ पे भी लियू वैलीज एक्सटेंशन फार्मूला बॉक्स के बाद, तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता था, 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 से या 0 से ABCD करके, एक क्यूबिक टाइप से डायरेक्ट डायरेक्ट निकालने के लिए। ठीक है। और ये स्टैट के क्वेश्चन है आई थिंक, एस्टिमेट करके, दिस इज नॉट ए इंटीग्रेशन, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि उसमें भी फिट नहीं बैठ रहा जो हम बोलना चाह रहे यस सर, मैं समझ गया सर उसको। हैं। हाँ, वो इंटीग्रेशन सर नहीं। 0 1 0 1 है, आई थिंक सर वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, एंड एक्स सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई सम ऑफ हम्म। एक्स हो जाएगा वो। हाँ, वैसे ही कुछ होगा, लेकिन देखो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम अंदाजा से बोले कि ये इंटीग्रेशन का नहीं है, है इंटीग्रेशन ही, बट इस टाइप के डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाएंगे। ठीक है। यस। हाँ। ओके सर, समझ गया। ठीक ठीक, ये मुझे भी लग रहा है। अब तुम क्या बोले वो तो मुझे समझ नहीं आया ठीक है, लेकिन यहाँ तक पता चला कि स्टार्स की लग रहे हैं ये। सर मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है यूनिफॉर्म, जिसका जो रेंज हाँ होता है जी, वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 में ना। या यस। हाँ, जिसको शायद आईआईडी भी कहते हैं या ऐसे कुछ करके, हम कहीं पे पढ़े हैं, इस तरह से था, हम बुक्स में पढ़े हैं, बट याद नहीं आ रहा। खैर, इसको हम छोड़ रहे हैं, हाँ, इसको छोड़ रहे हैं। 39 भी छोड़ रहे हैं, तो ऐसे 39 है अच्छा क्वेश्चन, लेकिन अभी तुम लोग पढ़े नहीं हो तो हम उस पर टाइम देंगे नहीं। अब 40 नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन? अरे वाह, बेसिक मैथमेटिक्स में इस क्वेश्चन को हम पढ़ाए थे, बेसिक मैथमेटिक्स में, बता सकती हो? ये तो बहुत आसान है, 40 नंबर, बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन। याद है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पढ़ाए हैं ये हम। तो यहाँ पे पूछ रहा है इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब वन वन, ये ना होगा, कितने सारे वन वन फंक्शन आपको यहाँ पे बनेंगे? एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा है जो हम पढ़ाए हैं तुम लोग को स्टार्टिंग में, फंक्शंस में, दैट इज रियल एनालिसिस में, नंबर ऑफ वन वन, नंबर ऑफ ऑन टू, नंबर ऑफ मैनी वन, इस तरह से काउंट करना। तो कह रहा है कि ए ले लेते हैं जिसका कार्डिनलिटी है 7, और बी ले लेते हैं जिसका कार्डिनलिटी है 10। आपको एक मैपिंग देना है ए से बी में, इज वन वन, वन वन। ठीक है, ठीक है, ये वन वन है, और इसको सेट में ले लेते हैं, सेट देते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन सच दैट एफ इज ए मैपिंग एफ ए से बी में इज ए वन वन मैप, वन वन मैप। ठीक है, ये हो गया। देन आपसे पूछा जा रहा है कि एस का कार्डिनलिटी क्या होगा, यही पूछा जा रहा है कि कितना सारा आप वन वन मैप बना सकती हो ए से बी में, क्योंकि ए का कार्डिनलिटी है 7, बी का 10 है, तो कितना सारा वन है, तो फॉर्मूला होता है जी, कितना, बोलो, 10C7, 10P7, परमुटेशन ना लगेगा, परमुटेशन हो यस जाएगा, है ना, 10P7, ये हम बताए हैं, तो फैक्टोरियल 10 बाई, और 10 से 7 गया 3 फैक्टोरियल, यही हो जाएगा, दैट इज फैक्टोरियल 10 बाई, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 6। ऑप्शन है, ऑप्शन तो खैर हम देखे नहीं, ऑप्शन होगा ही कहीं, ऑप्शन होगा ना इधर, ये है ना 3 फैक्टोरियल वाले, हो गए। ये हम पढ़ाई भी लिखा है, देखो ये सब ना हम इसीलिए किए थे उस वक्त, और हम ये बोलते थे कि जनरल एप्लीट्यूड में पूछता है ऐसा, लेकिन जुलाई वाला मतलब दिसंबर 2024 में भी पूछा है, ये मुझे याद नहीं है, हम ये सोच के पढ़ाए हैं
नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन, नंबर ऑफ ऑन टू, कार्डिनलिटी, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, हाउ मेनी, ये सब जितना भी लिखा है ना, ये जनरल एप्टीट्यूड में इस तरह से पूछता है। तो उसके प्रोस्पेक्ट मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिखाए थे। ठीक है, क्यों इतना कर रहे, इसको इतना ही रहने दो, ऑप्शंस इधर लिख दिए, तो एक ऑप्शन हो जाएंगे तुम्हारे सही, ये वाले। चलो आगे बढ़ते हैं। 41, 41 पीडी है, इसे इग्नोर करते हैं। 42 होमोमोर्फिक फंक्शंस, नहीं। 43 नहीं। 44, 43 क्या है, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 5, ये स्टैट्स के आपके। 44 कॉम्प्लेक्स नंबर। 45 ये भी नहीं है। 46 यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी फॉर इंटीग्रल एफ एन, यूनिफॉर्म फंक्शन है। ठीक है, -1 से 0 से r में एफ एन है एक्स बाई वन माइनस एक्स टू, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। 46 का है अबाउट, अच्छा एफ एन एक्स दिया है एक्स बाई वन माइनस एक्स टू दावर वन, ओके ठीक है। गौर से देखो, सीरीज की बात कर रहा है। द सीरीज इज नाइदर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नॉट यूनिफॉर्मली, बोलो ना यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट एक्चुअली पढ़ाए नहीं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पढ़ाए हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं पढ़ाया, यही छूट गया था रियल एनालिसिस से, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। और आपके ना पहले वाले बैच में पढ़ाए, खैर पहले वाले में तो पूरा रियल पढ़ाए नहीं थे, सेकेंड वाले में जो पढ़ाए तो उसमें नहीं पढ़ाए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। उसके बाद हो गया आपका जाके रीमान इंटीग्रेशन, ये सब। तो क्या इसे आप लोग अगर पढ़े हैं तो हम इसे समझाएंगे, अगर आप लोग भी नहीं पढ़े हैं तो फिर ये दिक्कत करेगा। ठीक है, तो छोड़ देते हैं अभी, अभी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत है, आप सोचेगा 120 सारा को तो नहीं पॉसिबल है। 60 जो आपके टॉपिक का है ना, उसको 60 का भी आप अच्छे से अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं, उनमें से अगर आप 40 क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं, तो भी आपके 120 मार्क्स, इसमें कि इजिली जीआरएफ बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि सारे को क्वेश्चन करना है, हम तो सारे को नहीं कर रहे, स्टार्ट वाले तो एटलीस्ट आप लोग बहुत हद तक कर सकते हैं ना। सर ये जो मैंने एक्चुअली गेट का प्रिपरेशन ले रहा हूँ, न्यू है मतलब सी एस आई नेट में। अच्छा अच्छा। सर ये पीडीएफ मतलब ये में है वो ड्राइव में। ड्राइव में तो पीडीएफ ये नहीं होगा। कौन सा जो अभी हम सॉल्व करा रहे हैं वो वाला? यस सर। नहीं नहीं नहीं, ये ड्राइव में देखो नहीं मिलेगा। जो तुम्हारा ऐप में होगा हो सकता है, क्योंकि ड्राइव में ना वो सारे संतोष सर के ही हैं। मेरा वाला जो है, हाँ। ये हम तुम्हारा ग्रुप में सेंड कर देते हैं, अदरवाइज मेरे पास रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, मेरा भी अपना ऐप है जिसमें हम सारा एक जगह मर्ज करके रखते हैं, बहुत कोई ऐड भी है आप लोगों में से बहुत कोई, जिसमें कि सारा मेरे क्लासेस के नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट या जो लेक्चर्स है वो एक जगह है ऐप में। तो ड्राइव में नहीं होगा, हम लिंक्स के साथ में जैसे क्लास खत्म होता है तो हम तो ग्रुप में सेंड कर देते हैं ना। ठीक है, तो ओके सर। ये चीज़ है। हम्म। हाँ, एक जगह रहता है मेरे पास, हम क्या करेंगे ना, लास्ट में जरूरत पड़ेगा तो हम सारे नोट्स को एक जगह मर्ज करके बड़ा सा पीडीएफ भेज देंगे, ऐसा हम करते हैं। क्लासेस के भी ओके नोट्स को सर। मर्ज करके 200-300 पेज हो गया, बस उसको हम एक जगह कर दिए ताकि वो एक पीडीएफ में सारे क्लासेस का नोट्स रह जाए। अब ड्राइव में ओके क्या है सर, ना, थैंक ड्राइव का एक्सेस मेरे पास है नहीं, तो उसका मुझे पता नहीं क्या सीन है, नहीं है, ठीक है ना। यू। ओके सर। चलो ठीक, किसी को भी चाहिए होगा मैथ पोर्शन से तुम डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, समटाइम्स हम मैसेज देख के बोल देंगे, समटाइम्स थोड़ा लेट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम बता देंगे या भेज देंगे, तुरंत तुरंत भी भेज देते हैं, बहुत किसी को भेजते हैं। प्रीवियस वाले बैसअप कभी भी मांगते रहता है नोट्स, उसके पास नहीं मिलते हैं तो भेजते हैं। कहाँ जी और क्वेश्चन, इसको छोड़ते हैं अभी के लिए, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं पढ़ा है, एक क्वेश्चन ये छोड़ रहे हैं, एक क्वेश्चन कल भी छोड़े थे। ठीक है, पहले देख लेते हैं ना और छोटा छोटा क्वेश्चन, इसको देखा जाए, इसको देखते हैं। 50 नंबर। गेट के लिए हम सिलेबस कंप्लीट कर दिए हैं,
कुछ बाकी है। नेट में सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, गेट के लिए है, गेट का भी पीआईक्यू कराएंगे। गेट के लिए वही थोड़ा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट और तुम्हारे लीनियर अलजेब्रा में एक दो है छोटा छोटा सा, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन नेट का बाकी ज़्यादा है। तो वो जो हुआ है ना गेट में जो बचा हुआ उसको भी हम पढ़ाएंगे। बस इसके एग्जाम अभी है ज़्यादा, इसलिए हम थोड़ा सा इधर कर लें, बाकी उसको भी हम पढ़ा वढ़ा के कंप्लीट कर देंगे। टाइम है गेट के लिए ना थोड़ा, 4-5 क्लास में जो भी बचा वो हो जाएगा। चलो देखो, कंसीडर द सीक्वेंस ए एन है एंड बी एन है। ओके, ए एन डिफाइन किए दिस टाइप्स ऑफ, बी एन हो गया ए एन पे डिपेंड करने लग गया बी एन क्या होगा। ओके चलो कोई बात नहीं। फॉर ईच एक्स के लिए देयर एग्जिस्ट एक नेचुरल नंबर मिलेगा, कहता है कि ए एन एक्स से बड़ा होगा। देयर एग्जिस्ट में अब ई टू द पावर एन प्लस ई टू द पावर एन कहता है फॉर ऑल एक्स। फॉर ईच कहने का मतलब एक तरीके से हर एक एक्स के लिए आपके पास एक नेचुरल नंबर होना चाहिए जिसमें कि ई टू द पावर एक्स से ग्रेटर है। तो कैसे इसको शो करोगे, या स्टेटमेंट टू होगा कि नहीं होगा। अब देखो एक चीज है, या तो फर्स्ट सही होंगे या फर्स्ट गलत होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड में से कोई चांसेस हो सकता है, हो सकता है, हम कंफर्म नहीं बोल रहे। उसके बाद थर्ड फोर्थ, व्हाट अबाउट फर्स्ट सेकंड। पहले थोड़ा सोचो, e टू द पावर n है जो कि रैपिडली इंक्रीज करेगा। अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये जीरो हो जाएंगे बाई टू। तो अल्टीमेटली इन्फिनिटी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ही जाएगा मेरा क्योंकि सीक्वेंस है ना। तो वैल्यू तो देंगे आपको, वैल्यू तो देंगे, ठीक है, जिसमें कि ये आपके बड़े से बड़े नंबर भी हो सकता है। तो क्या ये सही होगा। अब यहाँ पे कहता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू -10 ले लें, एक जगह थोड़ा सा सोचते हैं, x का वैल्यू -10 ले लेते हैं। तो क्या ऐसा नेचुरल नंबर मिलेंगे जिसमें कि सीक्वेंस का टर्म नेगेटिव में जाए। यहाँ तो नहीं दिख रहा है मुझे सीक्वेंस का टर्म नेगेटिव। ई टू द पावर एन पॉजिटिव, ई टू द पावर माइनस एन पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव। तो इम्प्लाइज यहाँ तो इजिली दिख रहे हैं कि मेरे ए एन जो है ई टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस एन बाई टू, ये हमारे ग्रेटर देन जीरो होंगे, बिकॉज दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रेटर देन जीरो। बस समझ में आ रही है, ठीक है। तो लेस देन तो नहीं हो सकता है, कुछ के लिए हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहता है लेस देन एक्स, एक्स का वैल्यू नेगेटिव ले लो, कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू नेगेटिव, कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिलेंगे ही नहीं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो इतना तो पक्का है, सेकेंड नंबर गलत हो जाएगा। फर्स्ट नंबर, कोई भी रियल नंबर के लिए एक नेचुरल नंबर मिलेंगे। अगर हम लोग एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं, अभी कर रहे हैं एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन, तो आप क्या देखोगे, बोलो। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी e टू द पावर n प्लस e टू द पावर माइनस n बाई टू। आपको पता है ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, लिमिट लगाया इसलिए इक्वल लिख रहे हैं। और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होते हैं, तो अल्टीमेटली इन्फिनिटी। इसका मतलब हो गया ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीज करते हुए कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हर एक x के लिए एक नंबर तो मिल ही जाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी टेंड कर रहा है। दिस इज ए जस्ट नोटेशन, नॉट ए वैल्यू, ठीक है, इन्फिनिटी। तो हर एक x के लिए, x आप कुछ भी लीजिए, x अगर आप 10 CR ले रहे हो, उसके लिए एक नेचुरल नंबर तो पक्का मिल जाएगा, एक नेचुरल नंबर पक्का मिल जाएगा, जिसके लिए ए पर पावर n जो है वो ग्रेटर देन हो जाएंगे 10 CR, क्योंकि ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी तक। तो इसका ऑप्शन का चांसेस है सही होने का। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन और भी है, बी एन बी एन, ये अभी तक ऑब्जर्वेशन किए हैं, प्रॉपर नहीं। अब आप लोग थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए क्या हो सकता है। सर थर्ड वाला। थर्ड वाला, फॉर ईच एक्स के लिए देयर एग्जिस्ट एन मिलेगा जो सच दैट बी एन ग्रेटर देन एक्स। अच्छा, फर्स्ट वाले के लिए क्या कहना है। सर वो तो सही लग रहा है। तो एक ही ना स्टेटमेंट ट्रू पिक करना है। हाँ सर बोले। एक ही स्टेटमेंट प्रूव करना है।
सर ऑप्शन थर्ड में ऐसा हो सकता है कि जो an+1 है वो भी इनफाइनाइट ही टेंड करेगा एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हम्म एंड डिवाइड बाई an है वो तो ऑलरेडी इनफाइनाइट पे टेंड करता है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट तो फिर कहाँ वो सही रहेगा, ऑप्शन नहीं, फर्स्ट नहीं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म जैसा होगा तो उसके फाइनाइट भी वैल्यू आ सकते हैं। चलो ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। तो व्हाट अबाउट बी एन, तो कहता है कि ए एन प्लस वन बाई ए एन, तो आपके हो जाएंगे टू टू तो कैंसिल हो जाएंगे, e टू द पावर n प्लस वन प्लस e टू द पावर माइनस n, और माइनस तो कॉमन आएगा, माइनस वन हो जाएगा, ध्यान रखना माइनस तो कॉमन आएगा, n में ऐड करेंगे ना जी। और यहाँ पे डिवाइडेड बाई टू, टू टू कैंसिल हो गए, इतना मानो e टू द पावर n प्लस e टू द पावर माइनस n, डिवाइडेड बाई टू टू कैंसिल ही आ जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, ऊपर से इतना तो कर सकते हैं, e कॉमन लेंगे तो e टू द पावर हो गया n, और यहाँ पे कर सकते हैं सर या जो बी हाँ एन के टर्म होंगे वो शायद 1 से बड़े होंगे, तो अगर हम वन से बड़े, तो वन से बड़े के लिए फॉर इच एक्स के लिए, ऐसा वन से बड़ा के लिए तो देखो यहाँ पे ना डियर एग्जिस्ट लिख रहा है, डियर एग्जिस्ट, ठीक है। अब इनका एक तरह से ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना, ये टेंड करेगा ऊपर इन्फिनिटी प्लस जीरो, नीचे भी इन्फिनिटी प्लस जीरो। तो एक काम करो ना, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, मुझे लगता है ये फाइनाइट वैल्यू दे देगा। ई टू द पावर एन को खींच के निकाल लो, तो ये हो गया ई प्लस ई टू द पावर एन, टू एन यहाँ पे हो जाएंगे, टू एन माइनस टू एन माइनस वन, और यहाँ हो जाएंगे वन प्लस ई टू द पावर माइनस टू एन, हाँ या ना। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ कर रहा था ना, ई टू द पावर एन इंटू ई था, तो ई टू द पावर एन ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल किए, तो ई टू द पावर एन लिए तो यहाँ ई टू द पावर माइनस एन हो गया, ठीक है। तो उसको प्रोडक्ट करके ऐसा हो गया। अब इसका जब लिमिट लगा देते हैं, एक तरह से सोचो, देखते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, व्हाट अबाउट बी एन, सीक्वेंस है ना दोनों, तो कितना आ जाएगा इसका लिमिट बताओ, फाइनाइट हो जाएगा, फिक्स वैल्यू होगा, है ना। सर ई आ जाएगी। हम्म, ये हो गया ई। तो तुम्हें यहाँ से इतना तो पता चल गया कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बी एन का वैल्यू ई, मैक्सिमम वैल्यू ई देगा एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में। क्यों? क्योंकि बी एन इज ए पॉजिटिव सीक्वेंस, पॉजिटिव है तो इतना तो पक्का है कि बी एन जो है ना जीरो से बड़ा होगा, इसका मतलब जीरो से बड़े होंगे बी एन, और ई से छोटा होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, सीक्वेंस का सारा टर्म जीरो से ई के बीच में ही होंगे। तो तुम खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो, अगर हम x का वैल्यू 10 लेते हैं तो क्या ऐसा कोई पॉसिबल है? ये कहता है फॉर ईच x, सारे x रियल नंबर से लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा जो उस x से बड़ा होगा। x का वैल्यू हम 10 लिए, क्या bn का वैल्यू 10 से कभी बड़ा होगा? नहीं होगा। x का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, क्या bn कभी नेगेटिव होगा? नहीं होगा। यहाँ फॉर ईच लिखा है, अगर फॉर ईच की जगह लिखता देयर एग्जिस्ट x, कम से कम एक x मिलेगा, उसके लिए एक नेचुरल नंबर इस कंडीशन को, तो ये दोनों ही मल्टीपल सेलेक्ट में सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सारे x के लिए पॉसिबल नहीं है। इस केस में अगर आप कुछ भी ले लो x ग्रेटर देन e, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस केस में x अगर आप जीरो से छोटा करती हो तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे x के लिए बोल रहा है रियल नंबर का, हम नेगेटिव लेंगे। अब बी एन कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, कुछ भी एन ले लो वो पॉजिटिव और ई से छोटा ही रहेगा। इवन मैक्सिमम ई जाएंगे जब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसलिए हमने इक्वल नहीं किया है ई के। तो दोनों ऑप्शन गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया, तो बचा एक ही ऑप्शन जिसको हम पॉसिबिलिटी आपको बता रहे थे ऑब्जर्वेशन से, ये हो गया। दिस सीक्वेंस के ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। बोलो समझ में आया, है ना, यस सर। है ना, इस यस तरह से चलो ठीक है। हम कुछ और इसमें सोचने जा रहे थे, बट तुम्ही में से कोई जो बोला फिर फटाक से आ रहा है, इसे तो हम ऐसे ही देख सकते हैं क्योंकि ये तो यहाँ पे ऐसा है। चलो कोई नहीं, 50 नंबर हो गया, 51 भी मैथ्स के ही है। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है। अरे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हम ना लास्ट क्लास में सिर्फ लिखा के छोड़ दिए थे, इस बार जो पढ़ाए थे। एक मिनट, हमने पढ़ाया था ना, एक मिनट, क्या है जी क्वेश्चन? UBC R3 be a non-zero vector lies in the orthogonal complement with respect to standard inner product orthogonal complement of the row space of the matrix
if ABC are all integers, then what is the smallest value? ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हम लिखा के छोड़ दिए थे, टाइम नहीं मिला था ना, इसके एग्जांपल दिए ना कुछ दिए। दिस इज माय फॉल्ट। मुझे नहीं लगा था कि इससे क्वेश्चन आए हैं एक्चुअली में। ठीक है, पिछली बार तो हम पढ़ाए थे, पिछली बार के तो अगर हम देखें नोट तो उसमें से ये आई थिंक पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, इस बार ना हमने सिर्फ लिखाया था कि इनर प्रोडक्ट स्पेस एज एंड नन एम्प्टी सेट ए वेक्टर फ्रॉम वीएफ देन द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस सेट का डिनोटेड बाय इस तरह से ये लिखे थे कि कलेक्शन होता है ऑल दिस वेक्टर फ्रॉम बी विच आर ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर। ऑर्थोगोनल के लिए क्या बोले थे कि एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब एक्स ऑर्थोगोनल टू वाई है, परपेंडिकुलर है ना। और ऑर्थो नॉर्मल भी हम बोले थे कि दोनों का इनर प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। एंगल उंगल के बाद इसे हम छोड़ दिए थे। ओके, लेकिन यहाँ से तो नहीं बना ये। रो स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स, इसके 2 रो हैं। अच्छा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट या इनर प्रोडक्ट आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? इस तरह से कुछ मतलब मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो उससे हो, या आप लोग पहले से कुछ पढ़े हुए हो? एक मिनट, है ना। लीनियर अलजेब्रा के जो लास्ट के क्लासेस हैं, मुझे उसे थोड़ा सा देखना है। अरे ओनली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़े हैं। हाँ, हम नहीं पढ़ाए हैं, है ना। ये ना प्रीवियस का लेक्चर्स है मेरा, जिसमें कि ये 59 लेक्चर या शायद इस समय कहीं होगा, जो देखो क्वेश्चन हम उठाए थे उस समय सॉल्व कर दिए थे सारा। एंगल ट्रेस दिया गया है, एंगल बिटवीन द, ये एंगल हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना पढ़ाए हैं ऑर्थोगोनल कंपेयर, वैसे वैसे वी लेना है जिसका इनर प्रोडक्ट जैसे भी हम बोल रहे थे। तो वहाँ पे रो स्पेस से बात कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रो स्पेस से बात कर रहा है। और हम यहाँ पे, अरे क्या हो गया, कर दिया क्या? नहीं नहीं, हो गया। रो स्पेस से बात कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। कहाँ गया क्वेश्चन? ये कहता है यू नॉन जीरो वेक्टर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में लाई करता है विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। ठीक है, ऑफ द रो स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स, सेट में नहीं बोल रहा है, रो स्पेस। तो इसमें से ये दोनों रो लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो इन दोनों से जैसे लाइक है कि 227 एंड 314 जो है एक तरह से बेसिस बन जाएगा रो स्पेस का। कोई भी रो स्पेस लेते हैं उसके दोनों बेसिस बन जाएंगे, क्योंकि ये दोनों वेक्टर ही एलाई है। ठीक है, तब कहता है कि एबीसी ऑल आर इंटीजर्स है, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, क्या होंगे, क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का, क्या पॉसिबिलिटीज या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, ये चीज। और जो हम पढ़ाए हैं वो सेट का पढ़ाए, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी था, एनी नॉन एम्प्टी सेट से है, उसी में से, लेकिन हमने रो स्पेस करके नहीं पढ़ाया है ना। ये भी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट भी सब स्पेस होता है, हम उसके बारे में डिस्कस कराएं। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टीज हो गया। चलो ठीक है, कोई नहीं, मुझे इसमें थोड़ा सोचने दो, फिर हम बता देते हैं। 2 मिनट। हम्म, सोचो तुम लोग भी, अगर किसी ने पढ़ा है तो आप सोचिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग प्रैक्टिस करते करते सीख लेंगे अभी। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। रो स्पेस है, ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब रो स्पेस को मान लेते हैं 227 314, उनके इनर प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट हम लिखाए हुए हैं टपल का, रो स्पेस 3 टपल में है।
स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ठीक है। ऑप्शन 2 10। टेन बोल रहे हो? देखो, ये ना रो स्पेस में से सबसे पहले हम थोड़ा सा लिखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि रो स्पेस कौन सा बनेगा, तो जो भी बनेंगे रो स्पेस जो होगा ना, स्पैन करेंगे एल, दो वेक्टर, एक बन जाएगा 2 2 7, स्पैन करेंगे इन दोनों का, एक होगा 3 1 4, क्योंकि रो स्पेस बनेगा रो वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन से, तो इसमें हमने लिख दिया स्पैन। तो बेसिकली स्पैन करने का मतलब हो गया ए से मल्टी, ए नहीं लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं C1 और 2 2 7 प्लस हो गया आपके C2 3 1 4, और सच दैट कि आपके C1 एंड C2 जो है वो आपके R से बिलोंग करेंगे। तो डायमेंशन जो हो जाएगा रो स्पेस का वो हो जाएंगे आपके 2, क्योंकि दो Li है ना, यहाँ से आपके हो जाएंगे 2, ठीक है। अब बात आता है कि यहाँ पे ये चीजें आ गए। अब यहाँ पे इनर प्रोडक्ट में अगर हम लोग लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, तो यू के साथ जैसे इसको कुछ नामकरण करना पड़ेगा, जैसे लाइक एज यू और 2 2 7 का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा 0, एंड और यहाँ पे यू आपके 3 1 4 का जो इनर प्रोडक्ट है ना, ये होंगे 0, क्योंकि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है। तो यू आपका एबीसी, अब एबीसी 3 टपल है, तो दोनों का अगर हम लोग स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ले, लाइक एज की ए बी सी कॉमा 2 2 7 इनर प्रोडक्ट 0, तो इसका मतलब क्या होता है 2a प्लस 2b प्लस 7c इक्वल टू 0, प्रोडक्ट होगा कंपोनेंट वाइज, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, ये हो गया। एंड एंड रुकिए मुझे थोड़ा सा समझने दीजिए। एंड आपका ए बी सी, यहाँ ए बी सी मानिए तो 3a प्लस बी प्लस 4c, 3, हाँ, एंड 3a हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, 3a प्लस बी प्लस 4c इक्वल टू 0, इतना तो क्लियर है ना। इसको ए बी सी से ए बी सी, यूँ कहें कि इसको ए बी सी हम लोग ऐसा लिखें, ए बी सी, और 0 0 कर दिए, क्योंकि राइट साइड 0 होता है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट 0 होगा, है ना। इनर प्रोडक्ट है तो वही चीज ही है, तो यही चीज जो हमने यहाँ पे भी लिखा है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, बट हम यहाँ पे सेट करके लिखे हैं कि वैसा वेक्टर लेना है जो इनर प्रोडक्ट 0 है फॉर ऑल वाई के लिए, ठीक है। तो चलिए हम मुझे पता है यू दिया गया, दूसरा वाला हम लिख के उसको कर दिए, और चूंकि स्टैंडर्ड कहता है तो स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ से कर दिए कंपोनेंट वाइज, है ना, टपल है तो ये चीज आ गया। अब आपके पास दो इक्वेशन है, तीन अननोन है, ए बी सी तीन अननोन है, इसका मतलब एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मैक्सिमम रैंक 2 है, और ये जो सिस्टम है ये होमोजीनियस सिस्टम है ना। तो इसे होमोजीनियस सिस्टम यू कहें कि हम ऊपर से भी लिख सकते थे, यहाँ से भी ये सिस्टम जो है इसके साथ यू कर देंगे और 0, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है तो होमोजीनियस सिस्टम है, रैंक 2 है, इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा। फटाफट करके किसी को भी इंडिपेंडेंट करो और काम करो। चलो एक काम करो ना, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्यों किए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 भी हो गया, दोनों कैंसिल उनसिल हो जाएगा, और क्या, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा बोलो, 2a प्लस 2b प्लस 7c इक्वल टू 0, और नीचे हो गया 2 से तो 6a प्लस 2b प्लस 8c इक्वल टू 0, बोलो माइनस माइनस माइनस, ठीक। तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 4a और माइनस ऑफ c इक्वल टू 0, दैट इज आपके c इक्वल टू कितना आ गया माइनस ऑफ 4a, और c इक्वल टू माइनस ऑफ 4a, a में ही सबको निकाल देते हैं, एंड b का वैल्यू कितना होगा, तो b इक्वल टू -3a माइनस 4c माइनस 3a, और c का वैल्यू 4 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, 4 चौक 16a, तो हो गया 13, तो हो गया 13a, ठीक है, 13a। तो इतना तो हो गया। सो एक जो आपको मिल गया, मतलब एक
यूं कहें कि मुझे एक पेयर मिला, ए को हम रख देते हैं, बी का वैल्यू आ गया आपका 13a, और सी का वैल्यू जो है मिनिमम है ना, सी का वैल्यू आपका हो गया -4a। अगर इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो 1 13 -4, ठीक है ना, ये चीजें हो गया, ए बी सी तीनों ये आ गया। तो इसको आप एज ए टी टाइप से भी ले सकते हैं, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट है ना, एक इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा ना सिस्टम में। इस सिस्टम में अगर यहाँ पे ए बी सी रख देंगे, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा, दो इक्वेशन तीन अननोन है, होमोजेनियस सिस्टम गिव्स एल्बस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कि एट ए बराबर अगर हम लोग टी लिख देते हैं, इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब हो जाएगा आपका जो ए बी सी वैक्टर है ये हो जाएंगे टी 1 13 -4। ध्यान रखिएगा, ये ए बी सी इंडिपेंडेंट के लिए यहाँ लिखा गया है। इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग क्या किए, अब यहाँ समझ में आना चाहिए आपको, होमोजेनियस सिस्टम है, ऑलवेज सॉल्यूशन देगा, क्योंकि रैंक 2 है तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन देगा। इसको इंडिपेंडेंट बना दिए, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना, रैंक 2 है, अननोन है 3 3 - 2 = 1 एल आई सॉल्यूशन, तो एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट कर दिए। तो ये एबीसी वाला कौन सा जो क्वेश्चन में आपका है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने कर दिया। अब टी कहाँ से देंगे, तो टी हम लोग ले लेंगे इंटीजर से, क्योंकि क्योंकि आपको ये कहता है कि तीनों नॉन जीरो वेक्टर दैट लाइज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट रो स्पेस। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑल आर इंटीजर्स कहता है, अगर सारा इंटीजर से, अगर ये सारा इंटीजर नहीं देता तो हम टी ले लेते हैं पूरा आर, लेकिन जीरो को हटा के, नहीं तो पता चला एल टी बन जाएगा। इंटीजर्स लेना है लेकिन जीरो को हटा के। हम ये भी लिखाएं आपको, किसमें, किसमें, जब हम आपको पढ़ा रहे थे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एल आई सोल्यूशन, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, तो वहाँ जीरो नहीं लेना है, पता चला ये एल डी बन जाएगा, ठीक है ना, ये एल डी हो जाएंगे, तो ये नहीं लेना है। ओके, तो टी जीरो नहीं लेंगे। फिर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तीनों का ऐड करने पे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, बता सकते हैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू तीनों को ऐड करने पे, तो टी पे तो डिपेंड करेगा, तो टी का वैल्यू क्या लेंगे, इंटीजर्स में जीरो नहीं ले सकते हैं। अब मुझे बताइए इसमें से, तो तीनों को ऐड करो तो पहले, क्योंकि तीनों टी के टर्म में ही है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, ए तो कॉमन ही है जी, 1 + 13 - 4 कितना हो गया, 14 से 4 गया 10, 10a। अब ए इंटीजर है और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ध्यान रखना मॉड भी है, मॉड भी है, ताकि ये नहीं कि अच्छा ये तो नेगेटिव ले लेंगे, मॉड भी है, तो 10 मॉड ऑफ ए, स्मॉलेस्ट वैल्यू बोलो, इंटीजर ए लेना है, नेगेटिव भी लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड पॉजिटिव बना देगा। जीरो ले नहीं सकते हो, तो जीरो के जस्ट सबसे छोटा कौन सा है, 1 है, या तो -1 है ना, 1 लो या -1 लो, इंटीजर में कुछ भी लो, उससे बड़ा करोगे तो बड़ा होने लगेगा। तो स्मॉलेस्ट के लिए तो ये 10 × 1 हो जाएगा ना, एट ए इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। ए लिखना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इधर ए बी सी दिया है ना, यहाँ पे ना टी लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, ए लिखना अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पे कर देते हैं टी, तो एट टी इक्वल टू 1, एट टी इक्वल टू 1, तो इसका मतलब हो गया मॉड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएंगे 10। ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, 10 है ना ऑप्शन में, 10 है, 5 नहीं हो पाएगा, है ना, इसको ऐड कर दिए, टी + 13t - 4t हो गया, ऐड ही तो मांग रहा है मॉड लगा के, 10 हो जाएंगे ऑप्शन में, है ना, 10 हो जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। क्या सीखने को मिला, जब भी रो स्पेस बोला तो ये जो दो रो एल है, इसलिए हमने दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से रो स्पेस जनरेट किए, तो ये एक तरह से ये दोनों ना बेसिस का काम किया, बेसिस, अगर बेसिस का काम किए हैं, रो स्पेस का डायमेंशन 2 हो गया ना, और होमोजेनियस सिस्टम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, इसका मतलब ये जो आपके रो है उनके साथ में इनर प्रोडक्ट जीरो बनाएगा। वहां से मुझे दो इक्वेशन मिल गए, उनको सॉल्व किए, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट हुआ, इसीलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, अगर यूनिक होता तो एग्जैक्ट आंसर आ जाता, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू की डिस्कशन ही नहीं होती, ठीक है। तो
चलिए आगे बढ़ते हैं ना, ये कुछ सीखने को मिला इस क्वेश्चन से। 52 तो नहीं है, 53 भी नहीं है, 54, हाँ 54 है मैट्रिसेस का, इसको तो बनाएंगे ही, मैट्रिसेस वगैरह छोड़ने का नहीं है, ये सब सोच लेंगे। चलो जो कुछ नहीं पढ़ाए हैं हल्का फुल्का, या रो स्पेस करके हम नहीं पढ़ाए, पिछले बार भी नहीं पढ़ाए, देखो बहुत सारी चीजें रहती है, अब कौन सा पूछेगा कौन सा नहीं पूछेगा, और हम थोड़ा डिटेल में बताते तो टाइम लगता है, कुछ न्यू आता है तो हम उससे रिलेटेड भी बताएं, ठीक है, बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ है, फिर भी हम ट्राई करते हैं। तुम अगर और भी देखोगे ना अलग अलग, जो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपना देखते हैं, हम ना अदर टीचर्स का भी देखते हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स पे जो नेट का है, यूनिट 1 2 3, वो भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया हुआ है, तो कहाँ से हमें, मतलब एक होता है ना कि अच्छा अदर टीचर पढ़ाए हम नहीं पढ़ाए, तो मे भी उसका चांस है, किसी ने पढ़ाया ही नहीं है तो दिमाग में जाएगा ही नहीं कि ऐसा क्वेश्चन डाले, अब डाल देता है तो फिर पढ़ाना पड़ता है, इसलिए हमने नहीं किया है। चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को देखो, ये A3/3 का है, ए भी रियल नंबर है जिसका डिटर्मिनेंट, अच्छा ए बी सी का प्रोडक्ट 1 है, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, व्हाट अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, किससे करना चाहोगे, सेकंड से कर दो, सर ABC आ जाएगा। और इसीलिए तो हम कर रहे थे, सेकंड में माइनस ए हो गया, ये गया, ये कैंसिल, यहाँ पे 0 माइनस बी सी, 0 माइनस बी सी, तो अल्टीमेटली हो गया ए बी सी, इसका मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1, है ना, इक्वल टू 1 गिवन है, गिवन है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू हो गया 1, इसको रखते हैं साइड में, कि चलो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1, ओके, इफ बी इक्वल टू दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बी इक्वल टू दिस, अरे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो ना, उसी से तो आ जाएगा मेरे ख्याल से, डिटर्मिनेंट 1 है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ये ब्लॉक डायगोनल में होगा कन्वर्ट, नहीं ब्लॉक डायगोनल में तो नहीं होगा कन्वर्ट, ब्लॉक डायगोनल में नहीं होगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऐसे हो सकता है डायगोनल में, लेकिन ब्लॉक डायगोनल नहीं होगा, ब्लॉक मैट्रिक्स जस्ट हो सकता है, चलो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल दो, हो सकता है वहां से कुछ रिलेशन आ जाए, क्या होगा, सी एक्स निकालो, तो हो गया एक्स क्यूब माइनस ट्रेस 0 एक्स स्क्वायर प्लस को फैक्टर निकालो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, एक्स माइनस प्लस माइनस डिटर्मिनेंट 1, इसका मतलब हो गया सी एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स आपके एक्स क्यूब और यहाँ पे माइनस 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 1 इक्वल टू 0, ऐसा आ रहा है जी, तो कैरेक्टरिस्टिक केल हैमिल्टन थ्योरम क्या कहेगा कि ए क्यूब माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू 0, ऐसा हो गया, काम नहीं बना, कुछ मजा नहीं आया, इसका मतलब ए क्यूब इक्वल टू हो गया आइडेंटिटी, ठीक है, डिटर्मिनेंट 1 है ना, आइडेंटिटी, ट्रेस भी 0 है और फैक्टर भी 0 है, दोनों, यहाँ पे कहता है बी बराबर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, क्या इसे डायरेक्ट किया जाए, ए क्यूब तो आइडेंटिटी है, तो व्हाट अबाउट ए प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर भी कुछ ना कुछ देगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं लग रहा है ये, एक्स क्यूब इक्वल टू 1, तो एक्स बराबर 1 पर पावर 1/3, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक्स के बराबर 1 हो गया, ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, ऐड करने पर जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, हाँ जी काम तो करेगा, क्यों नहीं करेगा, और प्रोडक्ट करने पे 1 आ जाता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तुम ना ऐड करो, यहाँ पे हम इतना पक्का बोल रहे हैं तुमको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको एक बार ट्राई करो, आइडेंटिटी प्लस ए स्क्वायर, क्या ये नल दे रहा है, इसको ट्राई करके देखो, क्या ये नल दे रहा है, नहीं देगा ना, नहीं 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 ऐड करने नहीं देगा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से इसे दूसरा तरीका और क्या कर सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट 0 है, ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये तो गलत हो गया, रैंक बी 2,
बी तो अभी निकाले नहीं है, रैंक बी स्कोर बोल रहा है, रैंक बी निकल जाए तो बी स्कोर भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो बी देखो, एक हम अभी तक जितना हम ट्राई कर रहे थे ना, वो जो थ्योरी है उससे कर रहे थे, जो ट्रिक है ट्राई कर रहे हैं। अदरवाइज क्या सर ए क्यू आइडेंटिटी है तो हम ए स्कोर करके ऐड नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बोलो। सर आई हैव वन क्वेश्चन सर, रैंक बी एंड रैंक बी स्क्वायर के मतलब रिलेशन कोई है? नहीं, ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, बी और बी ओके स्कोर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं। अगर मान लो नीलपोटेंट मैट्रिक्स वगैरह हो तो बी स्कोर का रैंक स्ट्रिक्टली लेसन हो जाएगा रैंक ऑफ बी से। तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब आइडेंटिटी आ गया, तो नीलपोटेंट तो जिंदगी में नहीं होगा। लेकिन डायरेक्ट कोई ओके रिलेशन नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन ओके नहीं है। ठीक, हम ऐसा कर सकते हैं, बी का स्कोर ए का स्कोर, और यहाँ से हम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है ए क्यूब आइडेंटिटी है, तो ए क्यूब आइडेंटिटी है, सो बी बराबर हो गया ए प्लस ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी। ठीक है, ऐसा है। तो बी तो नल नहीं होगा, इतना कंफर्म मानो, बी नल नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जीरो हुआ तो बी का रैंक जीरो, रैंक जीरो तो डिटर्मिनेंट तो तुम्हारा वन नहीं होगा, गलत हो गया, रैंक दो भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो चारों ऑप्शन तो गलत होगा नहीं, इसका मतलब ये नल तो नहीं होगा। ठीक है, अब बचता है कि बी बराबर क्या है, तो लो लॉन्ग मेथड करते हैं थोड़ा सा, और क्या करेंगे, लॉन्ग मेथड ही करो। जीरो ए जीरो जीरो, जीरो बी सी जीरो जीरो, थोड़ा सा और सोचो इसको, थोड़ा सा सोचो, इसका स्कोर करो जी, कितना हो गया? सर 0 0 AB BC 0 0 और 0 AC 0 हाँ, जीरो जीरो, यहाँ पे कितना आया? ए बी, AB फिर बोलो। फिर BC 0 0 बी सी जीरो जीरो, अगला और 0 AC 0। ए सी जीरो, और इसमें तो आइडेंटिटी ही ऐड करना है ना, वन जीरो 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 वन जीरो। हम दिमाग में ये चला रहे हैं ना, क्या इसका शॉर्टकट क्यों नहीं होगा, ये लंबा इतना क्यों करेंगे, ये दिमाग में चल रहा है। खैर खुद अभी ऐड करते हैं फिलहाल के लिए, यहाँ हो गया वन, है ना, और यहाँ पे हो गया ए, और यहाँ पे हो गए ए बी, फिर हो गए यहाँ पे आपके बी सी, फिर हो गए आपके वन, और फिर हो गए आपके बी, और फिर यहाँ पे हो गए सी, फिर हो गए ए सी, और फिर हो गया आपका वन, ये हो गया आपका बी, ये हो गया बी। आपको पता है ना, ए बी सी करने पे वन देता है, एक काम करो, इसमें ना ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ए बी सी वन हो जाए, और इसमें सी से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी किसी भी नंबर से तो कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई इक्लॉन फॉर्म के लिए, तो इक्लॉन फॉर्म के लिए हमने ऊपर में किया सी से, तो सी ए सी और ए बी सी। ठीक है, इसमें किया हमने ए से, तो ए, क्या फायदा, फायदा क्या है? नहीं, कोई फायदा नहीं है, हटाओ, या वन रखो, ए रखो, ए बी रखो। ठीक है, रैंक देखना है ना, तो रैंक तो ऐसे भी देख सकते हैं, क्यों सर इतना डायरेक्टली आ डायरेक्ट रहा डिटर्मिनेंट कर दे क्या इसको, बोलो। है। यस सर डायरेक्टली आ रहा है। डायरेक्टली डिटर्मिनेंट, हम भी वही सोचे, क्योंकि ये प्रोडक्ट होने वाला है, तो क्यों इतना मेहनत करना इक्लॉन फॉर्म में भी। ये वन गया, यहाँ पे हो गया वन माइनस ए बी सी, ये हो गया, फिर माइनस ए हो गए, ये गए, यहाँ पे हो गया बी सी माइनस बी सी, ये हो गए, फिर प्लस हो गया आपका ए बी हो गए, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी ए सी स्क्वायर माइनस सी, तो यहाँ पे ए बी सी माइनस जीरो, ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस जीरो, और यहाँ पे ए बी सी हो गया सी, ए बी सी हो गया वन, यहाँ पे एक सी माइनस सी, ये भी जीरो, ये भी जीरो है, प्लस जीरो, दैट इज जीरो। इसका मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट बी जीरो है, बी हो गए आपके सिंगुलर, तो डिटर्मिनेंट बी जीरो, तो पहला ऑप्शन भी खत्म, डिटर्मिनेंट बी का वन। अब डिटर्मिनेंट बी जीरो, तो रैंक तो तुम्हारा क्या होगा, तो रैंक दो हो सकते हैं, रैंक बी का दो हो सकते हैं, और नहीं तो रैंक बी स्कोर का क्या हो जाएगा, अगर रैंक बी का दो नहीं हुआ तो ये वन हो जाएगा। अब रैंक बी का दो नहीं हुआ तो कैसे करोगे इसको, बोलो। सर इसमें अगर हम 1 A B C और 1 का देखें तो 0 आ जाएगी वैल्यू। कौन सा? सर A11 A12 हाँ, A21 और A22 ए वन वन, ए वन टू, ए टू A22 वन, ए टू, तो देखो वो तो एक एक जीरो है ना, रैंक बी कहने का मतलब
दो ऑर्डर के जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए ना। ए बी माइनस ए बी जीरो हो रहा है, इधर से भी तुम्हारा जीरो हो रहा है, बी माइनस ये भी जीरो हो रहा है। मुझे तो लगता है इसका रैंक बी का 2 नहीं होगा है, इसलिए हम इक्लॉन फॉर्म करना चाह रहे थे शुरू में। पहले रख दो 1 ए बी रख दिए, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे ना ए से मल्टीप्लाई करो तो ए बी सी 1 हो जाएगा, ऊपर घटा देंगे तो कट जाएगा। ध्यान रखना हम क्या कर रहे हैं, क्या बोले हम नीचे लिख देते हैं। हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं R2 में ए R2 माइनस R1, हम ये काम किए हैं। तो ए से मल्टीप्लाई किए, ए बी सी का वैल्यू 1, 1 से 1 गया, हम लोग कर देंगे 0। यहाँ पे कर दिए ए से मल्टीप्लाई, ए से ए गया, आंसर हो गया 0। यहाँ करेंगे ए से मल्टीप्लाई, ए बी से ए बी गए 0, ठीक है। इसको रख देते हैं, फिर करते हैं यहाँ पे एंड R3 में करते हैं, R3 में क्या करते हैं, R3 माइनस सी इंटू R1, ठीक है। इसको C से मल्टीप्लाई कर दिए, R3 से घटा दिए, C से C गया 0, AC से AC गया 0, और यहाँ पे ध्यान रखना C से मल्टीप्लाई किए हैं R1 में, तो C से करोगे तो CAB या ABC 1, 1 से 1 गया 0। रैंक कितना हो गया जी, रैंक ऑफ बी कितना हो गया, यहीं से तो कर लेते ना जी, डिटर्मिनेंट का जरूरत नहीं था, हम यही करना चाह रहे थे। डिटर्मिनेंट से नहीं पता चलता है रैंक ना, रैंक कितना पता चला 3 से कम होगा, लेकिन यहाँ कितना आ गया 1। आपको एक ऑप्शन दिया है रैंक ऑफ बी इक्वल टू 2, गलत हो गया, तो बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, गलत हो गया ना, यहीं से हो गया। इसी को हम करना चाह रहे थे यहाँ, तो ये एक्स्ट्रा में नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, सीखने से ही पता चलता है। बोलो ठीक है, कुछ समझ में आया इक्लॉन फॉर्म से, रैंक 1 हो गया। सर डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते थे ना, ए बी सी को हम 1 लेट कर लेते। वही तो किए हैं। तो सर कहाँ से बोल रहे हो, मतलब यहाँ से बोल रहे हो कि कहाँ से, यहाँ से मतलब सर वही इक्लॉन फॉर्म में इतना दूर तक गए हैं, बस डायरेक्ट ए बी सी को 1 1 रख दिए होते तो तुरंत ही पता चल जाता ना कि रैंक 1 है। हाँ वही ठीक है, ये हम तो समझाने के लिए किए ना नोट्स में, एग्जाम में इतना भी नहीं करने का जरूरत है। जैसे तुम एग्जाम में मन अच्छा में क्या सोचोगे, ये तो हम लिखेंगे नहीं तो फिर आने वाला बच्चा कैसे देखेगा क्या किए हैं, है ना। जैसे मन में सोचा अरे यहाँ ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ही दिख रहा है, ऊपर से गया तो 0 0 0 हो जाएगा, फिर दिमाग में गया अच्छा वहाँ 1 है, एक काम करते हैं यहाँ सी से करते हैं, यहाँ सी से, ऐसे करके सोचेंगे, फिर ये हो जाएगा, ये तो बराबर हो गया, है ना। तो ये भी 0 0 0, क्योंकि दो रो आइडेंटिकल हो गए, तो रैंक एक ही बचा। एग्जाम में ऐसे ही जाएगा दिमाग प्रैक्टिस में, ठीक है। ये हम लिखे इसलिए उस चीज को कि अच्छा जो नोट्स देखेगा उसको भी समझ में आएगा कि क्या किए है। बिल्कुल, तो ये ना काम एडिशनल हो गया, ये काम जरूरी का नहीं था डिटर्मिनेंट वाला, ठीक है। कोई नहीं, जरूरी थोड़ा सा बस यही था, क्योंकि इतना तो पता चल गया कि रैंक 1 है तो डिटर्मिनेंट बी का तो 0 ही होगा। चलो कोई नहीं, अलग अलग तरीका है निकालने का, लेकिन हम इससे भी छोटा चाहते थे कि कैरेक्टरिस्टिक से बन जाए। बस कैरेक्टरिस्टिक का यही फायदा हुआ ना कि ए क्यूब आइडेंटिटी देगा, वो थोड़ा फायदा हुआ, और कुछ भी फायदा नहीं हुआ कि अच्छा ए क्यूब आइडेंटिटी देगा। हम्म, चलो कोई ना, ऐसे में क्या होता क्या है ना, कोई थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक ले अपना लिया, किसी का लॉन्ग हो जाता है, इसी में थोड़ा टाइमिंग लग जाता, अदरवाइज कुछ नहीं। ये कौन सा क्वेश्चन है, लेट एफ 0 1 से r बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ओके। साइन एक्स स्क्वायर ए बराबर है आपके लिमिट के का वैल्यू 1 से n f k बाई n माइनस n 0 से 1 एफ एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये इंटीग्रल इसका नहीं है, ये पढ़ाए नहीं है आप लोग को, कुछ भी नहीं पढ़ाए। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इसमें है, वेरिएशंस का है, नहीं ये छोड़ दीजिए, इसके एक क्वेश्चन आते हैं हर साल, एक ही क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, ठीक है। यह ट्राई करना है, नहीं आगे बढ़ते हैं, हम बता देंगे, कोई बात नहीं। ये सेट थ्योरी का बेसिक प्रॉपर्टीज आए हैं, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टीज, यूनियन और इंटरसेक्शन, सबट्रैक्शन, ए माइनस बी माइनस सी को हम किसके इक्विवेलेंट कर सकते हैं, ए माइनस बी माइनस ए बी सी आर सेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू दिस। कहता है कि ए से बी को घटाओ यूनियन सी कर लो, ए माइनस बी का मतलब समझ में आता है ना, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है।
एकदम सेट थ्योरी का पूरा बेसिक उठा लिया है। ये हम इतना बेसिक नहीं पढ़ाए हैं, बस इतना तो समझा ही सकते हैं। इंटरमीडिएट में इस तरह रहता है। व्हाट अबाउट a माइनस बी या b माइनस सी, कुछ भी अगर लिखेंगे इतना तो कर सकते हैं कि a माइनस बी लाइक इस तरीके से। a माइनस बी का मतलब होता है वैसे x का कलेक्शन सच दैट कि x a से हो एंड x जो है b से ना हो। ठीक है, ठीक है। तो ये सबसेट हो जाएगा तुम्हारा a का। a माइनस बी सबसेट होंगे a के, क्यों? क्योंकि तुम a के एलिमेंट ले रहे हो, वैसे a के एलिमेंट को पिक करना है जो a के पास तो है लेकिन b के पास नहीं है। तो b में कुछ भी अलग एक्स्ट्रा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्स्ट्रा में भी। a के पास है, b के पास नहीं है, वैसे एलिमेंट का पिक करना। ठीक है, तो अब इसको देखो, और यहाँ पे यूनियन तो तुम्हें पता ही है, यूनियन क्या होता है ना? ए यूनियन बी कहने का मतलब वैसे एलिमेंट को पिक करना है कि x बिलोंग्स टू ए या तो x बिलोंग्स टू बी, दोनों में से किसी के भी पास हो वो यूनियन में जाएगा। ठीक है, दोनों में किसी के भी पास हो। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वैसे एलिमेंट को पिक करना है कि x a के भी पास हो और x b के भी पास हो। ध्यान रखना, ये जो होता है ना, सबसेट a का भी होता है एंड b का भी होता है, ये दोनों का सबसेट होता है। और ये किसी का भी सबसेट नहीं होता है, ना ही a का होता है ना ही b का होता है। किसी का भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। a माइनस बी ए के सबसेट होते हैं, a इंटरसेक्शन भी a और b दोनों के होते हैं, a यूनियन भी a के हो भी सकते हैं नहीं भी, b के हो भी सकते हैं नहीं भी, ये दोनों के ही नहीं होंगे, या हो सकता है दोनों का ही हो जाए, डिपेंड करेगा a और b सेट पे। क्लियर है? अब थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो और बताओ कि क्या चांसेस हो सकता है यहाँ पे। हम पानी पीते, एक मिनट। पानी का बोतल दूर चला गया। सोच के बताइए। नहीं होगा इसमें, इतना से काम चल जाएगा तो हो जाए। 10 34 बी 4, किसी ने 4 कहा, किसी ने बी कहा। चाहो तो इसमें डी मॉर्गन्स का फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट वाला लगा सकते हो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट वाला विदाउट लगाए काम नहीं चलेगा। सर कॉम्प्लीमेंट डी ऑप्शन होगा। डी कि बी? सर डी मैंने वेन डायग्राम से कर लिया। अच्छा, वैन डायग्राम से किए। वैन डायग्राम तो हम सोचते, लेकिन उससे पहले हम थियोरेटिकली सोच रहे थे। हाँ, वैन डायग्राम भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। वैन डायग्राम से चीजें क्लियर हो जाती है ना आसानी से, सब्ट्रैक्ट हाँ करने सर, पे। डी ऑप्शन हो रहा है। ए से बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये बोलना चाह रहे हो ना? रुको, मुझे भी एक सेकेंड दूसरे तरीके से बस देखने दे दो। सर आंसर नहीं है इनके। नहीं जी, आंसर शायद, एक मिनट, पता नहीं, इस पीडीएफ में होगा, ये हम नेट से डाउनलोड किए हैं। 56 नंबर ना, हम चेक नहीं किए हैं, एक मिनट ना।
इसके मुझे क्वेश्चन प्रॉपरली मिले नहीं, तो हम नेट से जो दिखा वो हम देख लिए। 50 सर कितना ये नंबर कौन सा था? ईयर वाला है? ये तुम्हारे जो जुलाई फरवरी में 2025 में हुआ था ना, वो वाला। इसके बाद जून वाले भी करेंगे, इसी ईयर में नहीं हुए, जो दिसंबर 2024 ओके वाले सर। थे वो वाले। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 56 ना? तो 56 शायद इसमें है जी, हमको है। मुझे भी याद आया है। ऑफिशियल वाले क्वेश्चन मिले ना तो ज्यादा अच्छा है। 56 का 4 है, देखो सही बोल रहे हो, 56 का 4 है। अच्छा, इसका ना फटाक से लिखो, तो हम लोग और भी क्वेश्चन किए थे ना, इस वाले को ना हम यहाँ से इसको पहले कट करते थोड़ा, ताकि अभी जो हम लोग बनाए सॉल्व किए उसके भी आंसर सही आए कि नहीं, वो हम लोग चेक कर लेते हैं, या जो इसके साथ में वो मैच किया कि नहीं। ठीक है, 4 तो है, इसके 56 के आगे सही। और हम लोग किसके किसके बनाए थे अभी? लाइक एज सबसे पहले तो हम देखते हैं 31 के। इसको पेस्ट करते हैं, 31 का मैच करो तो सही है। 31 के हमने 4 किया था, 31 का 4 सही है। सही है 31, देखो उसके जस्ट बगल में 4 एकदम छोटा छोटा दिख रहा होगा। ठीक है, 31 का 4 देखो दिख रहा होगा। ओके, 31 के बाद हम लोगों ने 32 किया। 32 का क्या आया था हम लोगों का? 4। 32 के भी 4, देखो 32 के भी 4, ठीक है सही है। 32 के बाद हमने क्या किया था? 33 तो नहीं किया था, 40 सर। 40 किए थे ना? अच्छा, 40 का कितना है यहाँ पे? 40 का है 3, 40 का 3। ओके, 40 किए थे। हाँ, 40 का 3, 3 तो है वही वाले, देखो 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, 40 का 3। 40 के बाद किए हम लोगों ने अम, कहाँ पे किए? 44 नहीं हुआ, एब्सोल्युटली भी नहीं किए, 45 नहीं किए, 47 नहीं हुआ, 49 नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ, 50 किए। 50, 50 को भी देख लेते हैं। 50 देखो तो, 50 का हम लोगों ने लगाया था ए, 50 का ए बिल्कुल सही है ना? 50 का ए, 3 4 तो कट गया था, बी नंबर भी हम काट दिए, है ना? 50 के बाद 51, 51 का कितना किए जी? 10, 10 किए ना? 51, 51 10, 51 का बी, ठीक है 10 है देखो, है ना? 51 का 2, 2 यानी कि 10 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। चलो ये भी सही है, इससे ही पता चला इसका आंसर भी सही, क्योंकि समटाइम्स ना आंसर गलत भी दे देता है, टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं। और तो आगे नहीं बनाए हैं, 54 बनाए ना अभी, 54 का भी 4 आया, 54 का 4 बिल्कुल सही, क्योंकि 3 तो गलती हो गया, है ना? डिटर्मिनेंट बी 0 हो गया, डिटर्मिनेंट ए नन 0 है, 1 हो जाता है, रैंक बी का 1 हो गया, बी स्क्वायर 1। तो खैर ये सब में तो गलती नहीं रहेगा, 54 का भी हमारा आ गया। 55 तो बनाए नहीं, 56 का 4 है, और 56 का यहाँ भी 4 ही है, 56 के भी 4 है देखो। चलो सही है, अभी तक जितना किया उतना सही है। अब इसको वैन डायग्राम से किए हो तो ये आ रहा है, तो अच्छी बात है, तो हम यहाँ पे 4 कर देते हैं। वैन डायग्राम इजी है, ए माइनस बी करोगे, ये है ए, और अगर बी कुछ कॉमन आता है तो ये वाले हो जाएंगे ए माइनस बी, या यूं कहे पहले बी माइनस सी कर दिए, है ना? बी माइनस सी, तो ए बी सी ऐसा किया, और ये इसको मान लेते हैं, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी, तो ये वाले जो पार्ट है ये हो गया बी माइनस सी। अब बी माइनस सी अगर कुछ कॉमन ए में भी है तो इसे भी घटा देंगे, तो ये वाले आ जाएंगे आपके ए माइनस बी माइनस सी। अब उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, ठीक है? तो ए इंटरसेक्शन सी, कुछ हो सकता है कि तीनों में कॉमन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना? तीनों में कॉमन आ जाए, तो पॉसिबिलिटी को देखते हुए वेन डायग्राम बनाओ, और उसमें से देखो कौन सा बेस्ट पॉसिबिलिटी होगा, और नहीं तो डी मॉर्गन्स थ्योरम से भी इसको कर सकते हैं, बट वही है कि वो कॉम्प्लीमेंट करके देगा, फिर कॉम्प्लीमेंट को यूनियन इंटरसेक्शन करेंगे, तो वहां से फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। और कोई तरीका बताओ कुछ, ऐसा कुछ है और क्या? सर यही है, मतलब ए माइनस बी का फॉर्मूला ये भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ वही, तो ये जो हर तुम बोल एक, रहे हो ना, ए इंटरसेक्शन यस बी सर। कॉम्प्लीमेंट, वही तुम्हारा डी मॉर्गन्स का ही स्टेटमेंट है, वो वाले।
ठीक है, जो ए माइनस बी का बोले ना, ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो डी मॉर्गन्स का ही फॉर्मूला है, ये वाले बोल रहे हो ना। तो ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन और बी का कॉम्प्लीमेंट, यही बोल रहे हो ना। ठीक है, ये ठीक है। तो तुम यहाँ से जैसे कि ए माइनस और यहाँ पे बी माइनस सी है, तो लिख सकते हो ए माइनस और यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। इतना ठीक है। अब अगर फिर इसको करोगे तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ये ऐसा करके आया, कॉम्प्लीमेंट जो है यूनियन का इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन का यूनियन में भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा देखना चाहे ए माइनस सी का बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ऐसा। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करें तो ठीक है, इसके बाद डी मॉर्गन्स लगाओ, कॉम्प्लीमेंट यूनियन को इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को यूनियन में बदलता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन यहाँ पे हो गया बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस सी, ऐसा है। ठीक है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट यानी अगेन सी हो गया, तो ए इंटरसेक्शन हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। अब हो गया इंटरसेक्शन और यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करो, इंटरसेक्शन और यूनियन को चेंज करो, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और फिर हो जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। अब ये इसको वापस से हम ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए माइनस बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन हो गया ए इंटरसेक्शन सी, ऐसा करके। तो इसमें जो है यही वाला ऑप्शन निकल के आ गया डायरेक्ट थ्योरी से, है ना। ऐसा कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। और ये जो है ना, यस सर। ये फॉर्मूला जो है यहाँ से यहाँ, ये डिमोवर्स बोल रहे हैं, डिमॉर्गन्स से आता है। डिमोवर्स तो ट्रिगोनोमेट्री में चला गया, है ना, यहाँ से यहाँ, सॉरी। सर हाँ सर इसमें अगर हम ये जैसे x बिलोंग्स करके लिखा हुआ है, हाँ इसको अगर करके देख रहे हैं तो x बिलोंग्स टू a हाँ और x बिलोंग्स टू b नॉट और x बिलोंग्स टू c आ रहा है, तो फिर 2 ऑप्शन हो रहा है। नहीं 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 नहीं, अच्छे से करो। यूनियन में क्या है ना, या तो ए में भी हो सकता है या बी में भी हो सकता है या कॉमन भी हो सकता है, वो वाले भी सीन है ना। यूनियन वाला जो यहाँ है ना, इसमें कॉमन वाले भी आ सकते हैं, या सिंगल ए वाले या सिंगल बी वाले भी, या दोनों में है, वो वाले भी कॉमन आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए, अब इसमें सिर्फ तुम सी के साथ यूनियन कर रही हो और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी के साथ में है, तो थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा जिसमें आपके 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हम किए थियोरेटिकली किए हैं, ऑब्जर्वेशन से नहीं किए हैं, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन से ऊपर किए हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा और अच्छा से सोचो, आ जाएगा आ जाएगा, ये वाले आ जाएंगे। इसमें ना है, इसमें दोनों में से किसी एक का भी चलेगा और दोनों के भी होंगे तो भी आएंगे। तो इंटरसेक्शन में दोनों के ही होने चाहिए। ऐसे वेन डायग्राम से भी देखोगे, एक हो गया ए, एक हो गया बी, और मान लेते एक ऐसे करके सी, जिसमें कि हो सकता है तीनों में कॉमन हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। फिर बी माइनस सी करो तो ये वाले रिजल्ट, फिर ए करो तो ये वाले रिजल्ट, लेकिन ये एडिशनल आ जाएंगे, वो वाली बात हो जाएगी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्राई करना, नहीं तो फिर हम बता देंगे कल, ऐसी बात नहीं है, कंफ्यूजन होगा बता देंगे। और ये है थियोरेटिकली, बी माइनस सी ये होता है, उसके बाद यहाँ से इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डी मॉर्गन से। और बाकी जो इंटरसेक्शन यूनियन है, ये एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये कुछ भी नहीं है, बेसिक प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा लगता है। 58 देखते हैं। 59 तो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओडी। अच्छा क्वेश्चन है, पर ठीक है। 60 नहीं है, 60 के बाद 61 पार्ट सी, तो पार्ट सी हम लोग कल देखेंगे। एक क्वेश्चन है 58, इसको देखते हैं। पार्ट सी भी देखेंगे, पिछले बार हम से पहले मल्टीपल चॉइस किए थे, फिर मल्टीपल सिलेक्ट किए थे, तो टाइम मिला नहीं, इस बार हम दोनों को ही देखते चलेंगे। ठीक है, इसको भी हटा ही देते हैं।
हाँ, इस ये खत्म होगा ना, फिर हम लोग जुलाई वाले देखेंगे, जुलाई 2025 वाले जो लेटेस्ट में पूछे अभी। हाँ, ये हो गया। हम्म, चलो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हम भी पढ़े नहीं है। विविधा रियल वेक्टर स्पेस मतलब फील्ड रियल है, 5x5 रियल मैट्रिसेस। अच्छा, बी क्या है? वेक्टर स्पेस है, 5x5 का रखता है, ठीक है। फाइव बाई फाइव का मैट्रिसेस रखता है, एंड ए आई जे कहाँ से है? आर से है, और वी ओवर आर जो है इज ए वेक्टर स्पेस। व्हाट अबाउट द डायमेंशन? डायमेंशन ऑफ वी बोलो। वेक्टर स्पेस रियल मैट 5x5 रियल मैट्रिसेस, तो इसका डायमेंशन हो गया 5 × 5 25। कोई कंडीशन नहीं है यहाँ तक में से, नहीं ना है। चलो, एक सेट ले रहा है ए बी माइनस बी है, जहाँ ए बी वी से ले रहे हैं। चलो, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट का एक सेट ले रहे हैं। एंड डब्ल्यू डिनोट द सब स्पेस ऑफ बी स्पेंड बाई एस। अच्छा, डब्ल्यू एक ऐसा सब स्पेस है तो वी का ही, लेकिन स्पेंड एस से हो रहा है, मैंने ऐसा सब स्पेस है जिसमें ए बी माइनस बी ए टाइप से एलिमेंट रहेगा, लेकिन ए बी माइनस बी ए सिर्फ लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। कुछ क्वेश्चन इजी देता है, कुछ क्वेश्चन टफ देता है, तो देगा ही। स्पैन्ड बाय एस, यहाँ तक तो ठीक है। स्पैन्ड बाय एस दैट इज इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में रहेगा। ओके, लेट टी वी से आर में बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, वी से आर में, वेक्टर स्पेस से आर में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रेस में मैपिंग कर रहा है जी, मतलब सम सम। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है? टी जो है सम में कर रहा है। एक यहाँ पे लिखते हैं, टी जे वी से आर सच दैट कि टी जो है किसी मैट्रिक्स का ए का A11 A22 A33 A44 एंड A55, दैट इज सीरीज हो गया आई बिलोंग्स टू 1 to 5, ठीक है। ये हो गया ट्रेस ऑफ ए, ये हो गया यहाँ पे मैपिंग। ट्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कहता है कि W जो होगा कर्नल ऑफ टी, कर्नल मतलब जानते हो ना, नल स्पेस। W सबसेट होगा नल स्पेस का। W जो है इंटरसेक्शन करेंगे नल स्पेस के साथ में, तो सबसेट होगा W का। बेसिकली अगर ये सही है तो W या तो कर्नल स्पेस का हो जाएगा, या तो बराबर भी हो सकता है सबसेट के केस में। और इंटरसेक्शन कर दें अगर कर्नल के साथ, तो वो बोलता है कि कर्नल में चला जाएगा। तो मेन काम क्या है इस क्वेश्चन में? टारगेट है इस क्वेश्चन में तुमको एंटी निकालना है। एंटी मतलब वैसा वैसा अल्फा चाहिए जिसमें कि टी अल्फा बराबर नल स्पेस, क्योंकि यही एंटी जो है इसी को कहते हैं कर्नल ऑफ टी या नल स्पेस। नल स्पेस तो वैसे ट्रांसफॉर अल्फा लेना है या वैसे मैट्रिक्स लेना है, बेसिकली या मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में वर्क करते हैं जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वो मैट्रिक्स क्या हो जाए? जीरो, दैट इज ट्रेस जो है जीरो। तो ट्रेस जीरो कहने का मतलब, अगर हम लोग वेक्टर स्पेस में देखें जिसका ट्रेस जीरो, तो एक कंडीशन हुआ कि सबको सम करके जीरो कर दो, होमोजेनियस कंडीशन है ना, ये चीज आ गया। दूसरा कर्नल टी तो ठीक है, समझ में आया, वैसा लेना जिसमें कि ये वाले हो और ये वाले हो, कहने का मतलब एंटी हो गया। वैसे वैसे ए लेना है सच दैट कि सीरीज जो है आई इक्वल टू 1 से लेकर 5 जीरो हो जाए, आई इक्वल टू 1 से लेकर 5 जीरो हो जाए। तो एक ही कंडीशन हुआ ना जी, सारे मैट्रिक्स का कलेक्शन कीजिए जिसका ट्रेस जीरो है, वैसे मैट्रिक्स का कलेक्शन कीजिए जिसका ट्रेस जीरो है।
तो एक कंडीशन हुआ तो कितना हुआ, एल कंडीशन एक ही है कि सबको सम करके जीरो। ऐसा तो नहीं बोला है कि पर्टिकुलरली A11 भी जीरो, A22 भी, A33, A44 सब अलग अलग जीरो है, नहीं वैसा नहीं बोला। बोला है कि ट्रेस जीरो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे ट्रेस डिफाइन है, वो कहता है उसके ट्रेस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो एक ही कंडीशन है, तो डायमेंशन कितना हो जाएगा एनटी का, दैट इज कर्नल का, एनटी इन द सेंस कर्नल ऑफ टी कहते हैं, जिसे नल स्पेस कहते हैं। तो कहता है कि 25 माइनस एक कंडीशन है तो हो गया 24, डायमेंशन कर्नल टी का 24। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अब तुम्हें पता होने चाहिए कर्नल टी इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ वी एंड डब्ल्यू इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ वी। अगर दोनों का डायमेंशन बराबर है, इसका मतलब दोनों एग्जैक्टली बराबर है, ये भी है। अगर है तो ध्यान रखना, कर्नल टी इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ वी, ठीक है, वी का सब स्पेस होगा, है ना। here since कर्नल टी बोलो या एन टी बोलो इज ए सब स्पेस ऑफ किसका, वी का होता है, ध्यान रखना। और एंड इसको हम पूरा नहीं करेंगे अभी, थोड़ा सोचने के लिए तुम्हें रखेंगे। एंड डब्ल्यू इज ऑल्सो ऑल्सो सब स्पेस ऑल्सो सब स्पेस ऑफ वी। अब हम यहाँ पे एक नोट टाइप से लिख रहे हैं कि इफ, यदि यदि डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू 24 हो जाता है, देन तुम सीधे सीधे W को लिख सकते हो कर्नल ऑफ T। ये नहीं कि हो सकता है दोनों का सेम डायमेंशन हो गया तो अलग अलग, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यदि यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W 24, क्योंकि W इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ V और नल स्पेस भी V का है, दोनों का अगर डायमेंशन बराबर है तो दोनों को एग्जैक्ट भी बराबर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। स्पैन दोनों एक ही वेक्टर, एक ही सब इससे बेसिस से हो जाएगा, ठीक है, सीधे सीधे बराबर कर सकते हैं, सीधे सीधे। तो ऑप्शन ए सही जाएगा। अगर ऑप्शन ए सही है ना, तो बी भी सही हो जाएगा, क्योंकि अगर बराबर होता है तो सबसे सब स्पेस भी तो बोल सकते हैं, पता है ना, ए बराबर बी होता है इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, ठीक है। तो जब तुम्हें बराबर दिया है तो तुम ए सबसेट है बी का तो यूज कर सकते हो, है ना। ए बराबर है बी का, इसका मतलब ए सबसेट है बी तो लिख ही सकते हैं, और ए बराबर है बी का इसका मतलब बी सबसेट है ए, ये भी लिख सकते हैं। तो अगर बराबर शो हो जाता है, ऑप्शन 1 शो हो जाता है, तो ऑप्शन 2 भी हो जाएगा। चूंकि आपसे मांगा जा रहा है मल्टीपल चॉइस, तो मुझे नहीं लगता है ऑप्शन 1 सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 सही होगा। अब आता है कि ऑप्शन 2 को चेक करना। एक ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं हम, एक ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं हम, एग्जैक्टली नहीं बोल रहे हैं, दिस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये ना बनाओ, हम इस यहीं से फिर कल स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कल हम इसके आगे 60 से स्टार्ट करेंगे, मतलब मल्टीपल सिलेक्ट वाले, जिसमें कि और अच्छा से ऑप्शंस को देखेंगे और हम लोग थ्योरी को भी समझते जाएंगे, जैसे कि डायगोनलाइजेबल से रिलेटेड है 64 नंबर। उसके बाद ये भी नहीं, इंटरपोलेट डाटा है, नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे डायगोनलाइजेबल से है एक क्वेश्चन 64 में है, आगे मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, मिलता है। कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड है, ये फंक्शन है, एफ एक्स हो गया, एग्जिस्ट कर देना चाहिए, एफ कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ डज नॉट, ये तो पढ़ा है इस तरह का क्वेश्चन जी, कॉन्टिन्यूटी सर डिफरेंशिएबल। उसका आंसर क्या है, किसका, जो आखिरी क्वेश्चन कर रहे थे हम? अच्छा आखिरी क्वेश्चन तो कितना नंबर है, 58, पेस्ट करते हैं, अजी ये नहीं गया, गया रुक जाओ, 58 का देखना पड़ जाएगा। 58 का 1 दे रहा है, 58 का 1 दे रहा है ना, 58 का 1 दे रहा है, ठीक है, सोचना, मुझे भी देखना पड़ेगा, 58 का 1 दे रहा है तो क्या है आंसर, क्या मेरा सोच में कहाँ गलत हो गया। पहला हुआ कि जिसका आंसर हम पहले देखे बनाने के पहले,
और वो गलती जा रहा है, कहता है कि दोनों बराबर होगा। अगर बराबर है, हाँ ये भी हो सकता है ना, मल्टीपल सेलेक्ट नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन ये है, सबसेट तो है लेकिन सबसेट के अलावा बराबर भी है तो बेस्ट ऑप्शन ये है। या ऐसा हो सकता है कि इनमें से ये भी गलत है ये भी गलत है और बराबर आ गया, तो एक ही ऑप्शन लगाएंगे ना, बेस्ट ऑप्शन। दोनों ही सही होंगे लेकिन इज ट्रू मांगा जा रहा है तो सबसे बड़ा ऑप्शन ये सही होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड ऑप्शन इज ए सब पार्ट ऑफ फर्स्ट ऑप्शन, एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर मल्टीपल सेलेक्ट रहता है तो दोनों चला जाएगा। तो देखना पड़ेगा ना, इसलिए हम लिखें अगर डायमेंशन W का भी 24 है तो हो जाएगा। अब डायमेंशन W कहता है कि स्पैंड करेंगे इससे, तो एक कंडीशन है यहाँ ए बी माइनस बी ए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का कितना सर सारा बनेगा, बोलो। सर मैंने ऐसे किया है, ए बी और बी ए की दोनों की डायगोनल एंट्री सेम होगी, हाँ बिल्कुल सेम होगी। तो जब उनको माइनस करेंगे तो एस ट्रेस में जीरो, जो भी मैट्रिक्स आएगी उसके डायगोनल पे 0 ही होंगे बस। हाँ ट्रेस जीरो हो जाएगा। हाँ, और जो टी ट्रांसफॉर्मेशन है, हम्म वो जिन भी मैट्रिक्स का ट्रेस 0 है हम्म उन वही सब आएंगे। तो अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे 1 माइनस 1 0 0 0 है, हम्म तो वो वाली मैट्रिक्स टी में आ जाएगी, हाँ मतलब कर्नल टी में आ जाएगी, पर वो हाँ। एस में नहीं रहेगी। अच्छा, तो कर्नल टी में आ जाएगी लेकिन वो एस में नहीं रहेगी, बिल्कुल। हाँ, तो उस हिसाब से तो सर जो डब्लू है वो सब स्पेस होना चाहिए कर्नल टी का। तुम ऐसा बोल रहे हो एक तरीके से कि हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे वन लिख रहा है वो, तो वही तो देखना पड़ेगा ना। ऐसा जैसे कि हमने लिया कोई भी मैट्रिक्स लाइक एस, अभी 2 बाई 2 ही लेते हैं। जैसे हमने लिया 1 2 और यहाँ हम 3 - 1, ये मैट्रिक्स जो है ना ये बिलोंग कर जाएगा तुम्हारा नलिटी में या कर्नल टी में। इसे हम लिखते हैं कर्नल ऑफ टी। ठीक है, ये कर्नल ऑफ टी में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ट्रेस जीरो है। लेकिन बट सिंपल सी बात है कि जो 1 2 3 - 1 है ये बिलोंग नहीं करेगा तुम्हारे डब्लू में, बिकॉज डब्लू जो होता है वो स्पैन होता है किस टाइप के मैट्रिक्स, ए बी माइनस बी ए। और ए बी माइनस बी ए का जो डायगोनल एंट्रीज है ए बी और बी ए का वो सेम होता है। इसका मतलब इसके पास जो भी मैट्रिक्स होंगे उसके डायगोनल एंट्रीज 0 0 होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ए बी का डायगोनल बी ए का डायगोनल सेम होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायगोनल जीरो। तो ट्रेस तो इनमें भी जीरो है, वो अलग बात है। ट्रेस जो है यहाँ भी ट्रेस तुम्हारा जीरो है, ट्रेस यहाँ भी जीरो। बट एक ऐसा मैट्रिक्स मुझे दिख रहा है जो डब्लू में है लेकिन जो तुम्हारे कर्नल टी में है और डब्लू में नहीं है, दोनों के ट्रेस जीरो है। इसका मतलब यहाँ से ये पता चल जाता है कि डब्लू जो है वो इतना है कि डब्लू बराबर नहीं होगा कर्नल टी का, ये बोलना चाह रही हूँ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक मैट्रिक्स ना मिलना दोनों को बराबर होना ना होना डिफाइन नहीं कर पाएगा। क्यों बोलो? क्योंकि तुम्हारा एक कंडीशन डब्ल्यू में भी है, एक कंडीशन कर्नल ऑफ टी में है। कर्नल ऑफ टी का डायमेंशन है 24, अगर डब्ल्यू का भी डायमेंशन 24 है तो बराबर होगा। और अगर एक में एलिमेंट मिल जाता है और तो डायमेंशन 24 नहीं होगा, कुछ दूसरा होगा। ठीक है, या डायमेंशन तुम्हारा कम होगा तब बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर डायमेंशन सेम है तो फिर बराबर हो जाएगा। तो अब इसका डायमेंशन कितना होगा, तो जितना डायगोनल एंट्रीज है लाइक एस 5, तो डब्ल्यू का जो भी मैट्रिक्स होगा उसके पांचों डायगोनल 0 0 0 0 होंगे। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है इतना, मुझे ऐसा लग रहा है कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू जो है 25 से 5 घटेगा, क्योंकि सारे डायगोनल एंट्रीज 0 0 0 0 0, तो 5 कंडीशंस हो गए। ये 20, अगर ये 20 है बराबर नहीं होगा, पहला नहीं जाएगा, लेकिन वो पहला दे रहा है। तो बाकी हम सोचते हैं थोड़ा इस पे अभी आराम से। ठीक है, तुम लोग भी सोचना, ऐसा मेरा मानना है। अब अभी देखेंगे इसको प्रॉपर तरीके से, इसको हम इरेज करके रखते हैं पहले। दोनों ही अगर v का है, w w जो है v का ही तो रहेगा, सब स्पेस ऑफ v, है ना। और कर्नल टी भी सब स्पेस ऑफ v। मुझे ये पता है दो सब स्पेस अगर है, अगर दोनों का नहीं 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 नहीं, नहीं,
अरे अरे, एक 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 मिस्टेक कर रहे हैं हम। जो ये बराबर वाली बात है ना, इसमें एक कंडीशन और लगता है ना, इसको हटाओ, इसमें एक कंडीशन और लगता है। उस हिसाब से तो मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है जो गलत हो जाए। ओहो, हम कुछ गलत सोच लिए थे। थैंक्स। वो जैसे एग्जांपल के लिए हम तुम्हें समझाते हैं, कोई R3/R है और एक W1 ले लेते हैं हम, ऐसा ध्यान रखना, 0 या 0x0 कर देते हैं, ठीक है, वन डायमेंशनल। और कोई W2 ले लेते हैं, लाइक इसके हमने लिखा x00, कहीं भी x डाल दो, कोई इशू नहीं है। तो x R से है और यहाँ भी x R से है। दोनों का ही डायमेंशन जो है W1 का 1 है, जो कि तुम्हारा डायमेंशन W2 है। और दोनों ही एंड W1 और जो W2 है, W2 आर सब स्पेस ऑफ R3, सब स्पेस ऑफ R3, बट लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, सब स्पेस तो है लेकिन दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है, तो हम थोड़ा सा गलती कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा गलती कर रहे थे। बराबर नहीं है, पोजीशन अलग अलग है, पोजीशन अलग अलग है, तो वो हम कुछ उसमें एक कंडीशन और लगता है, वो ध्यान में नहीं था। चलो कोई नहीं, इसको हम यहीं तक छोड़ते हैं, आज के लिए छोड़ते हैं। थोड़ा सोचना है इसमें, ऑप्शन तो दे रहा है ए, ऑप्शन दे रहा है ए, अब ऑप्शन ए कैसे होगा वो देखेंगे, और मे भी गलत हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, मे भी गलत हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन तो इसने कहे बिल्कुल सही, कि ऐसा एलिमेंट अगर लेते हैं, एलिमेंट इन द सेंस ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं, तो कर्नल टी में तो चला जाएगा, क्योंकि ट्रेस 0 है, उसका डायमेंशन है 24, ऑलमोस्ट वी के ही डायमेंशन के बराबर है, जस्ट एक कम है, एक ही कंडीशन है, लेकिन वो जो है डब्लू में नहीं जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है डब्लू का डायमेंशन 20 होगा, बाकी हम थोड़ा सा देख के समझ के फिर बताते हैं इसको प्रॉपर तरीके से कल के क्लास में। और कल का क्लास हम लोग मॉर्निंग में ही लेते हैं, कल भर के लिए 10 से, फिर हम देख लेते हैं थोड़ा सा जैम वाले को शाम में करके, और होगा परसों तो फिर हम परसों हम लोग क्या करेंगे, शाम में ही ले लेंगे, कल 10 बजे लेते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल से थोड़ा अच्छा क्लास हुआ लेकिन कल और अच्छा करेंगे। कल क्या करना है ना, पूरा मल्टीपल सिलेक्ट हम लोग खत्म कर देंगे। थोड़ा टाइम लगता है मल्टीपल सिलेक्ट में, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं मल्टीपल सिलेक्ट में भी, तो पूरा मल्टीपल सिलेक्ट हम लोगों को कल खत्म करना है। लगभग आपके कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे मिलेंगे, रियल एनालिसिस और लिनियर अलजेब्रा के। हाँ, हम थोड़ा सा ना यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को भी देख लेते हैं, अभी माइंड से थोड़ा हट गया है, पूरा थ्योरी दिमाग में है नहीं, तो अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देख लेंगे तो एक दो क्वेश्चन जो ऊपर हम छोड़ दिए थे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का, उसको भी देख लेंगे, छोड़े थे ना, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, नोट्स को हम तुरंत सेंड कर देते हैं ग्रुप में। और आज कितना लेक्चर था, बेसिकली लेक्चर 2, लेक्चर 2, ओके। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। कुछ पूछना है, कुछ बोलना है?